Hello students, welcome back to the another Power Pack session for your IIT preparation. Hi, this is Prameet Bia and in today's class we are diving into the most fundamental and fascinating topic in physics, work, power and energy with a special focus on how to calculate work done. Now think about this. Really think about this guys. You push a heavy box across the floor. What if a cart full of bricks is rolling down the road or a ball is falling down under the influence of gravity, or you can see one more example, a ball or a block is sliding down. A block is sliding down in inclined plane. How to solve these problems? Or you can do one thing, that in gym section, if a weightlifter is lifting the weight, a weightlifter is lifting the weight, how to calculate the work done. And what about those tricky elevator problems that seem simple but test your concepts deeply? So in this case, we'll cover what work really means in physics. The mathematical definition of work done, positive, negative and zero work done by constant forces or variable forces, and how to calculate work done using force displacement graph and solving different types of problems from JEE Main to JEE Advanced. This session is going to make your foundation solid and your problem solving faster. So guys, get your pen and notebook ready because we are about to explore work, power and energy with full force. Let's begin with calculation of work done, explained through real world example, smart tricks and JEE relevant insights. Let's get started. So guys, let's start with the first example. आज हम पहला एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं. एक ब्लॉक है, लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है. तो देखो कैसे मूव कर रहा है, ये ध्यान से देखना इसको. यहाँ पे हमने क्या करा है कि एक ब्लॉक है, इसको काट लेते हैं. देखो इसका मूवमेंट कैसे है, समझना. इसका मूवमेंट कैसे, ये लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है. तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, सिंपल वन डायमेंशनल मोशन है. आई कैप डायरेक्शन में लेफ्ट से राइट ये ब्लॉक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. अब आप ध्यान से समझना, अगर ये लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि एक फोर्स का डायरेक्शन है. किस डायरेक्शन में फोर्स है, इस डायरेक्शन में फोर्स. बात समझ में आ रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स है. अच्छा, जब ये मूव कर रहा है तो मान लो यहां से मैं सेंटर ले लेता हूं और इसका भी अगर सेंटर ले लेता हूं तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. 10 मीटर, 15 मीटर, 22 मीटर, 50 मीटर, कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट. एंड दिस इज वेक्टर बिकॉज इट इज डायरेक्शन. ये क्या है, डायरेक्शन है. तो यहाँ पे एक फोर्स है, वो भी वेक्टर है. डिस्प्लेसमेंट है, वो भी वेक्टर है. ठीक है ना. तो वर्क डन का फॉर्मूला कैसे होता है, अगर ये लेफ्ट से राइट लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपको पता होना चाहिए 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन मोशन. तो अगर आप ऐसा बोलते हो, दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के, 3 डायमेंशन होते हैं. अभी सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, आई कैप. तो इसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट. ठीक है. और ये कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल है. किसका एग्जांपल है, कांस्टेंट फोर्स. कांस्टेंट फोर्स का मतलब इतना सा ही होता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और फोर्स का डायरेक्शन भी सेम रहेगा. अगर फोर्स इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन में उस फोर्स लगेगा, किसी एक सिंगल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. और उसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर मैग्नीट्यूड मान लीजिए 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन ही रहेगा उस, जब तक वो एप्लीकेशन नहीं हो रही है. मतलब ये ब्लॉक जब से मान लिया टी इक्वल्स टू 2:30 पर अगर ये ब्लॉक मूव होना चालू हुआ और 2:35 तक ये ब्लॉक को 5 मिनट लगता है इस फैक्ट्री के गेट से उस फैक्ट्री तक, गेट तक ले जाने में, तो आपको उस 5 मिनट में कांस्टेंट फोर्स ही लगने वाला है. ठीक है. तो कांस्टेंट फोर्स मींस मैग्नीट्यूड रिमेन सेम एंड द डायरेक्शन ऑलवेज रिमेन सेम. तो हमारा काम बेसिकली वर्क डन कैलकुलेशन का है. तो देखो व्हाट इज वर्क डन है. वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली क्या है, वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. व्हाट इज वर्क डन, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, दिस फोर्स इज अ वेक्टर, दिस s is the displacement vector, this is the displacement vector, ये भी वेक्टर है कौन सा, फोर्स का. ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द स्केलर क्वांटिटी. व्हाट इज दिस डॉट, ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा. दिस इज व्हाट, सिंपल डॉट प्रोडक्ट. हम ऑलरेडी ये सब पढ़ चुके हैं ना पहले. दिस इज द डॉट प्रोडक्ट. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज नोन एज द वर्क डन. इज इट क्लियर एवरीबॉडी. तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कहां है आपका, लेफ्ट से राइट. ठीक है. तो फोर्स भी कहां चल रहा है, लेफ्ट से राइट. तो व्हाट इज दिस फोर्स, दिस इज फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. इसको अपन ऐसे लिखते हैं. रुको, तो डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, सबसे पहले समझ लो. डॉट प्रोडक्ट इज, अगर किसी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दी टू. सो एफ का मैग्नीट्यूड इज एफ, एस का मैग्नीट्यूड एस एंड द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर दैट इज कॉस थीटा. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. सिंपल वन डायमेंशनल मोशन में अगर लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है. व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इज द
angle between force vector and displacement vector. I think it is clear to everybody. This is equation number 1. Simple multiplication and force and displacement and cosine of the angle between this. अब मुझे बताओ फोर्स लेफ्ट से राइट है, ये उस बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं जो जिसको कुछ भी नहीं पता, और ये उस बच्चे के लिए भी बढ़िया है जिसको एडवांस लेवल की प्रॉब्लम करने हैं. धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे. फोर्स आपका इसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तो आपका थीटा यहाँ पे क्या हो गया 0 डिग्री. एंड एवरीबडी नोज दैट cos 0 इज 1. तो आपका वर्क डन यहां से क्या हो जाएगा, अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इज दिस इज cos ऑफ 0 डिग्री एंड cos 0 एवरीबडी नो दिस इज 1. तो आंसर क्या हो गया आपका वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सिंपल सी बात है. तो अगर आपको फोर्स दे रखा होता और डिस्प्लेसमेंट दे रखा होता तो आप वर्क डन का कैलकुलेशन कर लेते, नहीं कर लेते? कर लेते ना मेरे भाई. बहुत सिंपल है. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी ना. ठीक है. तो अगर आपको यहां पे दे रखा होता कि फोर्स आपको 5 न्यूटन का दे रखा है एंड डिस्प्लेसमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर, आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि फोर्स 5 न्यूटन है एंड डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, तो आप यहां से वर्क डन कैलकुलेशन कर सकते थे. तो आप फोर्स को क्या लिखते हैं यहाँ पे 5 और डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं 10 एंड कोसाइन ऑफ 0, एंड यू नो दैट कोसाइन ऑफ 0 डिग्री इज 1. सो आंसर इज 50 जूल. एंड एवरीबडी शुड नोट डाउन द यूनिट्स. 50 जूल. यूनिट क्या है वर्क डन का? जूल में होता है. किस में होता है? जूल में. कैसे कैलकुलेट करते हैं यूनिट्स इसका? कांस्टेंट फोर्स तुम समझ गए ना. हाँ. व्हाट डू मीन बाय यूनिट्स? देखो यहाँ पे यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे. यह है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? अगर आप वर्क डन का यूनिट कैलकुलेट करते हो तो यह है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स का यूनिट न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज मीटर. तो न्यूटन मीटर बोल लीजिए या फिर इसको जूल बोल लीजिए, बात एक ही है. ठीक है. इज इट क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. सिंपल सी बात है. एक अविनाश नाम का बंदा है. एक अविनाश नाम का बंदा है. एक काम करते हैं, पहले इसको अपन कॉपी कर लेते हैं, फिर ये कॉपी नहीं होगा ना बाद में, तो अपन काट के कॉपी कर लेते हैं. एक्चुअली मैं इजर राइट पे नहीं पढ़ा रहा हूँ ना. हाँ, इसको करंट बेस पे कॉपी कर लेते हैं. कहने का मतलब ये है कि ये बंदा है, ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है. ठीक है. ये राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है. ये क्या कर रहा है? राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है, लीनियर मोशन. ये राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है, लीनियर मोशन. ठीक है. क्लियर है. तो अगर मान लीजिए इस बंदे का नाम है अविनाश, ये अविनाश नाम का बंदा है, समझिए. इसका डॉगी है, इसका नाम है ब्रूनो, और हमें ब्रूनो से क्या लेने देना. और ये गाड़ी लाल कलर की है. ठीक है ना. कोई सी भी गाड़ी हो सकती है, जैगवार हो सकती है, जिप्सी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है. ठीक है. पर हमें इन सबसे कोई लेने देना नहीं है. हमें किससे लेना देना है? हमें लेना देना है इस वाले बंदे से. ये अविनाश है, ये राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है. ये एग्जाम्पल हम क्यों कर रहे हैं? इससे पहला वाला एग्जाम्पल जब मैंने करा लेफ्ट से राइट, तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि वर्क डन यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव. यहाँ पे वर्क डन आपका क्या था? पॉजिटिव. तो बच्चों को लगता है कि अगर राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा. ऐसा नहीं. वर्क डन या पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि आपका फोर्स का वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव है. तो ऐसा नहीं है कि आप राइट से लेफ्ट चले जाओगे तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा. ये फोर्स कहां लग रहा है? यहां पर. सेम टू सेम फोर्स है 5 न्यूटन का. ठीक है. ये वेक्टर है, आपको सबको पता ही है. इसका सेंटर ले लो, इसका सेंटर ले लो, या तो स्टार्टिंग पॉइंट से ले लो या फिर सेंटर से ले लो, एक ही बात. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर का. सेम टू सेम वही क्वेश्चन है. ठीक है. पर अभी डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट है, कहां से हो रहा है? राइट से लेफ्ट. सिमिलरली फोर्स भी कहां लग रहा है? राइट से लेफ्ट. तो दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम ही डायरेक्शन में है. तो कोसाइन ऑफ एंगल क्या होगा? थीटा, दैट इज 1. cos 0 1 ही हो जाएगा वापस से. तो अगर वापस से आप वर्क डन कैलकुलेट निकालेंगे, देखो यहाँ पे बहुत सारी फोर्सेज एक्ट कर रही है. हम सिर्फ उस फोर्स के लिए कंसिडर कर रहे हैं जो फोर्स मैंने लिखा है 5 न्यूटन. अलग अलग तरीके की फोर्सेज होती है ना. कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है, ग्रेविटेशनल फोर्सेज होती हैं, सब कुछ लगेगा वहां पे. लेकिन हम अभी कौन सी कंसिडर कर रहे हैं? जब वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे तब सारी बातें करेंगे. अभी हम उस फोर्स के लिए कंसिडर है जो फोर्स मैंने अभी आपको दिया है स्टार्टिंग फेज में ना. तो आप वर्क डन क्या लिखोगे? वर्क डन का फॉर्मूला दैट इज फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड कोसाइन, है ना. ऐसे लिखोगे. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे? एफ एस एंड कोसाइन ऑफ 0 डिग्री लिख दोगे, बिकॉज यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही लाइन पे है. तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे? 5 इंटू 10, अगेन द आंसर इज 50 जूल. ठीक है. इज इट क्लियर गाइस? अगर आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, समझना बात को. देखो, क्योंकि ये तो बचपन वाले क्वेश्चन है, 9th 10th वाले, समझना. यहां पे आपने आई कैप लिया इस डायरेक्शन में, जे कैप लिया इस डायरेक्शन में. क्लियर है. तो ये 5 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में था? आई कैप डायरेक्शन में था या नहीं था? तो आप ऐसा अगर बोलो कि ये 5 न्यूटन का फोर्स सर इस डायरेक्शन में था 5 न्यूटन का, तो ये फोर्स का ये 5 न्यूटन हो गया. तो क्या मैं ऐसे लिख दूं 5 आई कैप, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में. कोई दिक्कत है? इसी तरीके से मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में है.
किस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, तो 10। और ये क्या है, ये भी आई कैप ही है क्योंकि ये भी लेफ्ट से राइट ही चल रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दोनों आई कैप में ही है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आप बोलो तो मैं इसको कॉपी करके आपको डुप्लीकेट कर देता हूं। लेट मी डुप्लीकेट इट एंड देन राइट इट अगेन, तो आपके लिए बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सब तो मैंने बता ही दिया, इसको हटा देते हैं यहाँ से, सबको ये सब रामायण यहाँ से हटा देते हैं, तो पीडीएफ में आपको सब मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। देखो समझो, अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट से करते, ये ऑलरेडी है यहाँ पे, है ना, टेंशन की बात नहीं है। चलिए, तो अगर ये इधर है, तो अगर वर्क डन का फॉर्मूला मैं लिख रहा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, फोर्स को क्या लिखोगे, 5 आई कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ 10 आई कैप, एंड डॉट प्रोडक्ट यू नो दैट आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1, आई डॉट जे इज 0। अगर अलग अलग करोगे तो 0 हो जाएगा परपेंडिकुलर वालों को, तो आई डॉट आई इज 1, तो 5 10 जा 50 एंड दिस इज सिंपल। ये मेथड 2 हो गया। अगर आप ऐसे वेक्टर फॉर्म में करना चाहो तो ऐसे आप इजीली कर सकते हो। इस बंदे का नाम रमन है, ध्यान रखना। तो रमन क्या कर रहा है, एक काट है, उसका कुछ मास है, उसको इधर से उधर लेके जा रहा है। एक रमन का काम है लेफ्ट से राइट लेके जा रहा है। अभी आपको यहाँ पे मास की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि आपको ऑलरेडी फोर्स दे रखा था। अगर मास दे रखा होता है तो एक्सेलरेशन भी देता, तो आप फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन करके कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ मास होता ही है। अगर वो फोर्स नहीं देता तो मास और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो दूसरे वाले केस में क्या है, यहाँ पे देखो, इस वाले केस में क्या है, अब आप समझना, जब आप आई कैप ऐसे लिखते हो, जे कैप ऐसे लिखते हो और के यहां पे लिखते हो, अगर मैं इन सबको उल्टा सीधा कर दूं, यानी ये आई है, इसको इधर ले जाऊं, तो क्या मैं इसको माइनस आई कैप लिख सकता हूं। ये जे है, इसको नीचे ले जाऊं तो क्या इसको माइनस जे लिख सकता हूं। ये के इस साइड है, अगर इसको इधर ले जाऊं 3 डायमेंशन में तो ये माइनस के हो सकता है। ये 3 डायमेंशनल में अगर सिंपल आई जे हो, मतलब अगर ऐसे हो 2i प्लस 3j तो वो 2 डायमेंशनल हो जाएगा। अगर वो ऐसे होता 2i प्लस 3j प्लस 4k, यानी तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 3 डायमेंशन में हो जाएगा। अभी ये 1 डायमेंशन का केस है, अभी ये 1D का केस है दोनों, क्योंकि सिंगल ही आई कैप। तो आप कोई बोलेगा सर ये तो माइनस आई कैप हो गया तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, नहीं, वर्क डन अभी भी पॉजिटिव ही रहेगा। समझो, देखो कैसे, अगर आप राइट से लेफ्ट गए तो माइनस आई कैप हो जाएगा, तो आप फोर्स को आप क्या लिखोगे, फोर्स वेक्टर इज गिवन बाय 5, अभी हो जाएगा माइनस आई कैप, क्योंकि लेफ्ट राइट से लेफ्ट जा रहा है ना। सिंपल डिस्प्लेसमेंट आपका 10 मीटर ही है, लेकिन वो भी राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो आप उसको क्या ले लोगे, माइनस आई कैप। अब अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो सेम टू सेम ही आंसर आएगा ना मेरे भाई, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, आई डॉट आई कैप वापस 1 हो जाएगा। अगर आप ऐसा लिखते हो -5 आई कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ -10 आई कैप, तो देखो माइनस माइनस प्लस, आई कैप डॉट आई कैप इज 1 एंड 5 10 जा 50 जूल। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, तो वर्क डन पॉजिटिव की बात हो गई। एक चीज बात और मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ इस एग्जांपल में, यूनिट की अपन लोग बात कर रहे थे। यूनिट मैंने आपको बताया न्यूटन मीटर भी हो सकता है, जूल भी हो सकता है। इसका यूनिट ऐसा भी हो सकता है, देखो जब आप वर्क डन को लिख रहे हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या होता है बेटा, आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है एस। तो मास का मतलब हो गया केजी, एक्सेलरेशन का मतलब हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया मीटर। हुआ या नहीं हुआ? तो आप इसका यूनिट ऐसा भी लिख सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा लिखा हो तो आपको समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर? मास इज इन केजी, एक्सेलरेशन इज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में होता है। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर बोल लीजिए या जूल बोल लीजिए। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए, लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल गाइस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ये एक बंदा है, देखो ये एक बंदा है, इसका काम क्या है, ये फैक्ट्री से निकला, इसने ईंटें भर ली। ये क्या है, ब्रिक्स। इसने बहुत सारी ब्रिक्स भर ली। पहले कॉपी कर लेते हैं, फिर लिख देंगे तो वापस कॉपी नहीं होगा ना। हाँ, इसको उठा लेते हैं यहां से। ये क्या बोल रहा है, ये यहाँ था, ठीक है, जूते मैच करा लेते हैं, ऊपर नीचे हो जाएगा। ये राइट लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है। बच्चे बोलेंगे सर अभी तो पढ़ा था थोड़ा वाला, वापस क्यों पढ़ रहे हैं इसको? बच्चे बोलेंगे अभी तो सर आपने पिंक वाला बॉक्स लेफ्ट से राइट मूव करा, तो वापस क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया है मेरे भाई, यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया है। कैसे? देखो, ये वो है, जब आप गार्डन में, आपके घर में अगर गार्डन होगा या आपके घर में गार्डन नहीं है तो आप नीचे देखा होगा गार्डन वाली मशीन, वो ऐसे पुश नहीं करता है उस गार्डन वाली मशीन को, वो ऐसे पुश करता है, यानी फोर्स वो डायगोनल लगाता है। यानी कहने का मतलब क्या, ये बंदा ऐसे है ना, देखो मैं कौन से फोर्स में कंसिडर हूं, यहाँ पे भी बहुत सारे फोर्स हैं। देखो, जब इस बंदे ने यहाँ पैर टच कर रखा है तो यहाँ से कुछ फोर्स ले रहा है ना, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये जब मास है तो इसका mg भी लगेगा। लेकिन अभी हम वो सब फोर्सेस कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम वो फोर्स कंसिडर कर रहे हैं जो इस कार्ट को लेफ्ट से राइट मूव करने में हमारी मदद कर रहा है, ठीक है।
चलिए, तो फोर्स आप समझ लो इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, ये कोई डायरेक्शन नहीं है फोर्स का, ठीक है। लग रहा है कंपोनेंट लग रहा है फोर्स का, लेकिन जो नॉर्मल फोर्स है आपका वो ऐसा नहीं लग रहा है। तो कैसे लग रहा है फोर्स, देखो समझो, आपका फोर्स इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे कहाँ है, इस डायरेक्शन। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? दूसरे कलर से लगा देता हूँ, है ना, ब्लू से कर देता हूँ इसको, तो आपको दिखेगा आपका फोर्स इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है आपको? इस डायरेक्शन में फोर्स, ये वेक्टर है, रिजल्टेंट, ठीक है, क्लियर है। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, वो तो आज भी इसी डायरेक्शन में 10 मीटर जो आप ले रहे थे पहले, तो इसका सेंटर ले लो, इसका भी सेंटर ले लो। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, ठीक है, और ये आपका जो है ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है लेफ्ट से राइट, ठीक है। चलिए, तो आप इसको यहाँ पे वैल्यू मत लिखो ना, यहाँ पे तो सिंपल बता दो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है लेफ्ट से राइट, ठीक है। ये कहाँ चल रहा है, लेफ्ट से राइट, ठीक है। आपका फोर्स कहाँ है, ऐसे डायगोनल। तो आपको पता होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आपने पढ़ा होगा, अगर आप फोर्स ऐसा हुआ आपका, तो इसका मतलब है यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, इसको तोड़ते, इस फोर्स को तोड़ते, तो अगर ये एंगल थीटा बना रहा था हॉरिजॉन्टल से, तो पैरेललोग्राम लॉ ऐसे ही तो होता है, इसको बोलते हैं आप एफ कॉस थीटा, इसको बोलते हैं आप एफ साइन थीटा। ऐसे ही तो तुम लोग करते थे, इसी को तो बोलते थे एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, ऐसे ही तो तुम लोग करते थे, याद है? तो देखो इस एग्जाम्पल में तुम क्या कर सकते हो, समझ लो। अगर तुमको किसी को नहीं पता एफ कॉस थीटा साइन थीटा, तो मैं तुमको यहाँ पे समझा देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर अपन इस एग्जाम्पल में आ जाते। तो ये रिजल्टेंट फोर्स था। इसी तरीके से अगर रिजल्टेंट फोर्स तुम्हारा नीचे की तरफ होता, ये हॉरिजॉन्टल है और ये परपेंडिकुलर है, और यहां से एंगल बना रहा है, इस फोर्स को दो भाग में तोड़ते तुम, एक बनता है एफ कॉस थीटा, ये तो पता ही अपन ने डिस्प्लेसमेंट काइनेमेटिक्स वाले ऑप्शन में सब पढ़ाई है ना। ये एफ साइन थीटा, दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस, और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो क्या है, एफ कॉस थीटा, और एफ साइन थीटा नीचे की तरफ है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट है नहीं। तो बेसिकली जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो मुझे बताओ, ये अगर इस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में क्या है, एफ कॉस थीटा, इस नीचे वाले डायरेक्शन में क्या है, एफ साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ, फोर्स का एक कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है या नहीं है? है। इसका मतलब है वर्क डन बाय दी एफ कॉस थीटा एग्जिस्ट करेगा, वर्क डन बाय एफ साइन थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात सबको समझ में आती है, नहीं आती है? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है ना? ओके, देखो, तो अपन क्या लिख सकते हैं, लेट मी राइट डाउन दिस। वर्क डन जो है वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, अपन किसकी वजह से कर रहे हैं, फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको ऐसे कर लें, वर्क डन बाय एफ कॉस थीटा एंड प्लस वर्क डन बाय एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है आपका वो ये रहा, उसके साथ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो एफ कॉस थीटा और एस दोनों के बीच में कोसाइन ऑफ द एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, मतलब ऐसा लिखना नहीं चाहिए, डायरेक्टली लिख लेना चाहिए, पर मैं ऐसा लिख रहा हूं, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एस एंड कोसाइन ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन थीटा वाला फोर्स क्या है आपका, नीचे की तरफ एफ साइन थीटा, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। तो अगर आप देखो तो एफ साइन थीटा, डिस्प्लेसमेंट आपका इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। एफ साइन थीटा एंड एस के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय एस एंड कोसाइन ऑफ पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 इज 0, एवरीबडी नोज दैट कॉस 0 इज 1। तो ये तो पूरा कैंसिल ही हो गया। ये क्या बचा, एफ कॉस थीटा इंटू एस। कहानी वही की वही है अभी भी, ये वर्क डन है आपका। तो एफ कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो एफ कॉस थीटा है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एस। ये फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक है एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा क्या है, वो कंपोनेंट है फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एफ। बात समझ में आई नहीं आई सबको? दिस इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एस, ठीक है, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अभी अपन बात करेंगे इसका व्यू पॉइंट, इसको एफ इंटू एस कॉस थीटा भी बोल सकते हैं और एफ कॉस थीटा इंटू एस भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस रिजल्टेंट फोर्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, और ये जो आपका फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, उसके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। ये क्लियर है ना सबको? हाँ, इज इट क्लियर? चलिए, तो ये तो बहुत सिंपल था, आपको पता ही है। तो ये मेरा व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट का मतलब है कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को, या तो आप एफ कॉस थीटा इंटू एस करके लिख लो,
या आप एफ इंटू एस कॉस थीटा करके भी लिख सकते हो, तो वो अपन डिस्कस करेंगे ये कैसे लिखते हैं उसको, ठीक है ना। तो पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने तुमको दोनों बता दिया। दिस इज कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स, कॉम्पोनेंट ऑफ एफ अलॉन्ग एस, ठीक है। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं, किसी किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट होगा, सर अभी इतनी देर से आप कांस्टेंट फोर्स बोल रहे थे, तो कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है और वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है, ठीक है। लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट कि कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स का क्या मतलब है ना। वैसे तो अगर काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले फिर इसका व्यू पॉइंट दूसरा भी समझा देता हूं मैं आपको। ये वाले में जो मैंने लिखा है एफ कॉस थीटा है, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक तो एफ इंटू एस कॉस थीटा और दूसरा एफ कॉस थीटा इंटू एस। इट्स राइट डाउन। सो अभी तक मजा आ रहा होगा, ठीक है। दिस इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो अगर मैं कांस्टेंट फोर्स ले लेता, कांस्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? कांस्टेंट फोर्स का इतना सही मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा और डायरेक्शन भी सेम ही रहेगा। यानी अगर आप ऐसा लिख रहे हो फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन, फोर्स इज इक्वल टू 15 न्यूटन, ये सब कांस्टेंट फोर्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। ये किसी एक डायरेक्शन में होंगे। अगर मैंने कहा कि ये आई कैप डायरेक्शन है ना, और ये जे, दोनों को एक साथ नहीं लेते क्योंकि वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन, थ्री डायमेंशन मोशन की बात कर रहे हैं। देखो वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन का क्या मतलब है? अगर ऐसे लिखा हुआ है फोर्स इक्वल्स टू 2 आई कैप, तो ये सिंगल डायमेंशन हो गया। अगर ये लिखा है फोर्स इक्वल्स टू 2 आई प्लस 3 जे, आई और जे दोनों है तो दो डायमेंशन में हो गया। थ्री डायमेंशन का मतलब है अगर ये ऐसे लिखा है 2 आई कैप प्लस 3 जे प्लस 9 के, तो ये 3 डायमेंशन में हो गया। ये कहानी तो तुमको समझ में आती है, ठीक है। अगर ये आई कैप है ऐसे और इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, तो मैंने तुम्हें बता दिया इसको लिखना है फोर्स इंटू 5 आई कैप, ठीक है। अगर ये मान लो ऐसा होता कि आई और जे दोनों होते, आई और जे दोनों होते, तो ये इस तरीके से होता, आई इधर होता और जे इधर होता। और अगर ये ऐसा होता 4 प्लस, ये जनरली सबने पढ़ा होगा 4, और ये 3 इस डायरेक्शन में होता, मान लो 3 यहाँ पे होता, 4 यहाँ पे होता, तो आप इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनाते ऐसे करके और बोलते कि सर ये रिजल्टेंट वेक्टर है 4i प्लस 3j। समझ में आई? ये आई कॉम्पोनेंट, ये जे कॉम्पोनेंट, ऊपर है तो प्लस, राइट में है तो प्लस, नीचे होता तो माइनस कर देते। तो यही तो है रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस तरीके से आप फोर्स को लिख सकते हो, ठीक है। ये अगर ये थीटा एंगल लेता तो ये इसका एफ कॉस थीटा हो जाता। आप समझ में आ रही है बात? और ये इसका 3 जो है एफ साइन थीटा हो जाता। क्लियर है? ये एफ वेक्टर है। अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालते, मान लो इसका मैग्नीट्यूड निकालते, तो कैसे निकालते हैं? अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, तो 16 प्लस 9 25 होता है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाता? 25। तो अगर आप सॉल्व करते हैं यहाँ पे, अगर आपको एंगल लेते तो टेन इनवर्स ऐसे करके आप एंगल ले सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, तो ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी काम है, कोई बहुत भारी काम नहीं है, ठीक है ना। तो कांस्टेंट फोर्स समझ में आया आपको क्या होता है? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बातें करते हैं। देखिए एक मिनट, जस्ट अ सेकंड गाइस। देखिए समझना, फोर्स को लिखते कैसे? वेक्टर के फॉर्म में ना। अब समझना बात को ना, फोर्स को लिखते कैसे? वेक्टर के फॉर्म में। अब समझो, देखो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल मान लो वेरिएबल फोर्स के लिए मान लो, या ऐसा मान लो कि अगर वर्क डन में लिख रहा हूं, देखो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में जब हम बात कर रहे हैं ना, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो एक दो बातें और समझ लो आप, है ना। मान लो अगर आपको वेक्टर दे रखा है, समझना बात को। देखो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल है, समझिए। अगर आपको फोर्स दे रखा है ऐसे, समझना, F1 आई कैप, F1 F2 F3 कोई कांस्टेंट है ना, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। अभी वेरिएबल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपल कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूँ। F2 जे कैप प्लस F3 के पे। मैंने आपको काइनेमेटिक्स में जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था पोजीशन वेक्टर कैसे लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं। आप चाहे तो उसको S लिख लो, R लिख लो, जैसा मन करे लिख सकते हो, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे समझना। अगर मैं आपसे बोलूं, अपन कैसे लिखते थे? दो पोजीशन वेक्टर थे, R1 R इनिशियल R फाइनल, एक्स वाई में, तो कैसे लिखते थे? देखो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो पहला पोजीशन वेक्टर मान लो आपका R1 है, तो मैंने कहा ऐसे, याद है। और दूसरा पोजीशन वेक्टर ऐसे, तो दिस इज R2 एंड दिस इज R1। तो इसको आप R इनिशियल माइनस R फाइनल ले लीजिए, या R1 R2 माइनस R1 कैसे भी ले लेना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा होता था आपका? इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप बनाते थे वो ऐसा कुछ बनाते थे, एस या आर कैप। आप एस लिख लो या आर लिख लो, एक ही बात है ना। अभी अपन पढ़ रहे हैं तो इसको मैं जनरली एस लिखना पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। दैट इज R2 माइनस R1।
आप चाहो तो इसको आर लिख लो अगर किसी को दिक्कत है तो, ठीक है ना। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस, ऐसे लिखते थे। ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर होता था, और ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है। तो यहां देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, कांस्टेंट फोर्स के केस में, ये अपन कौन सा फोर्स ले रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स के केस में। तो कांस्टेंट फोर्स के केस में जब वर्क डन कैलकुलेट करोगे दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं हमेशा इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ही कंसिडर करूंगा। देखो कैसे, ये मेरा पोजीशन वेक्टर था इनिशियल, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर था, यानी मेरा एक पॉइंट ये हो गया, मेरा एक ये पॉइंट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट मेरा ऐसा कुछ वेक्टर है, ठीक है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखता था तो कैसा लिखता था, R2 माइनस R1 लिखता था। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था मेरा S, दैट इज गिवन बाय फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मान लो अगर ये 3D में फिगर होता, ये 3D में होता तो उसके कुछ कोऑर्डिनेट होते एक्स वाई जेड, इस R1 के कुछ कोऑर्डिनेट होते एक्स वाई जेड, इस R2 के भी कोई कोऑर्डिनेट होते एक्स वाई जेड। तो मान लो इस R2 के कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, और इस R1 के जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, ऐसे ही होते। तो आप R1 को क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ से R1 वेक्टर आपका होता है x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 सॉरी x1 y1 z1 है ना, हाँ। तो x1 प्लस y1 j प्लस z1 k, and what is the final position vector R2 guys? This is the x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap, ऐसे ही होगा। तो अगर मैं फाइनल ये अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालू s, तो कैसे निकलेगा, s इज गिवन बाय R2 माइनस R1। तो अगर इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1, ये तो डायरेक्टली कर सकते हो ना, हाँ, प्लस z2 माइनस z1 k कैप, ऐसे लिखोगे। तो अगर आप ये देखो, ये x2 माइनस x1 इज बेसिकली व्हाट, dx, y2 माइनस y1 इज dy, एंड z2 माइनस z1 इज dz, ऐसे लिखोगे। तो आपका क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है क्या, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। सो दिस इज योर फोर्स वेक्टर एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट फोर्स। ये किसका केस है, कांस्टेंट फोर्स का। ये वेरिएबल फोर्स में भी हम बताएंगे सेम टू सेम यही फंडा, लेकिन F1 F2 F3 भी कांस्टेंट है मान लो, है ना। हाँ। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हो आप, फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरे भाई। तो अगर आप मल्टीप्लाई करो फोर्स और इसको, तो देखो क्या लिखोगे, F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप मल्टीप्लाई बाय आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ऐसे ही कुछ है ना। तो अगर i डॉट i यू नो दैट इज 1, i डॉट j इज 0, j डॉट k इज 0, सिंपल। जो i डॉट i है, j डॉट j है, k डॉट k है, इज 1। तो i डॉट i वाला 1 हो गया, इसका मतलब ये हो गया F1 dx। सिमिलरली अगर आप j डॉट j वाला मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा, सिंपली आप k डॉट k वाला भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो क्या लिखोगे, F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz, दिस इज योर वर्क डन। तो जनरली क्या होगा, जब भी अपन को F1 F2 F3 दे रखा होगा, हम डायरेक्टली इससे कैलकुलेशन कर लेंगे, और आपको कुछ लिमिट्स दे रखी होगी x1 y1 z1 की, x2 y2 z2 की, तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये आपका दोनों में काम आएगा, वेरिएबल फोर्स में भी हम काम में ले लेंगे और कांस्टेंट फोर्स में भी काम में ले लेंगे। अभी मैंने कांस्टेंट फोर्स के लिए आपको बना के दिया है, ठीक है, इज इट क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे समझ लेना, एक लिख लेना पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट, वर्क डन by constant force, work done by constant force is independent of path. What do you mean by that, independent of path? What do you mean by that, independent of path? इसका मतलब मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही देखनी है, इसका मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही देखनी है, बीच में क्या रामायण हो रही है वो मुझे देखना ही नहीं है। मान लो 2D में होता, अगर ये तुम्हारा पहला पोजीशन वेक्टर होता R1 और ये तुम्हारा फाइनल पोजीशन वेक्टर होता R2, तो मुझे सिर्फ यही पोजीशंस देखनी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि पाथ क्या है। मान लो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट का पाथ ऐसा है S, अगर ये इसकी जगह ऐसा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर ये ऐसा होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही देखनी है। मान लो ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है, तो मुझे उस पाथ से कोई लेना देना नहीं, मुझे उस पाथ से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखेंगे,
क्योंकि देखो ना, जब तुम यहाँ सॉल्व कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dx dy dz ले रहे हो, तो तुम्हें तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 से मतलब है। इस पाथ से तो तुम्हें मतलब ही नहीं है, ये पाथ से तो तुम्हें मतलब ही नहीं है ना। तो कांस्टेंट फोर्स के केस में इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे ही ये डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, प्लीज याद रखना। अभी आप जब आगे वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह पढ़ोगे तो वो क्वेश्चन हर बार आता है कि बताइए कि वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है या पाथ इंडिपेंडेंट है। तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूं, किसी वेक्टर का अगर आप कर्ल ले लो और वो जीरो आ जाए, अभी मैं कर्ल नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, दिस इज नोन एज कर्ल ऑफ अ वेक्टर। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल, मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ोगे, पर आपको ये सब सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली कैसे पता करना है, इंटीग्रेशन नहीं करना है पाथ का अलग अलग। जस्ट यू हैव टू डू इज फाइंड द कर्ल ऑफ अ वेक्टर इफ इट बिकम जीरो। डायरेक्टली बता रहा हूं, अभी ट्रिक बता रहा हूं, आप लिख लेना पीछे। दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। डायरेक्टली इससे कर लेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये कहानी जो मैंने अभी आपको बोली है, ये आगे की कक्षाओं में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी इस बारे में बस पता होना चाहिए कि कर्ल ऑफ अ वेक्टर अगर जीरो हो जाता है तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे अपन जब अपन बड़े हो जाएंगे ना, 4-5 क्लास बाद। अभी अपन बच्चे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो आपको समझ में आ गया? इज इट क्लियर? चलिए दूसरा, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे थे, उसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहले उसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ये वाला, फिर मैं आपको वेरिएबल फोर्स बता देता हूं कि इंटीग्रेशन से वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम क्या कर रहे थे, वर्क डन कैलकुलेट कर रहे थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। तो देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल है, वेरिएबल में भी आपको लिखाता हूँ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अ बॉक्स इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। ये भाई साहब है, इनका नाम है रमन, ये रमन भैया है। ये कुछ मास लिया है, इनका मन कर रहा है खींचने का, ये खींच रहे हैं। ये ऐसे नहीं खींच रहे हैं, ये ऐसे खींच रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, इंक्लाइंड है ये 30 डिग्री पर, ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉक्स इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। क्या बोल रहा है, अ बॉक्स इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन टू प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 15 मीटर। इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 30 डिग्री, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। देखो यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन ये कौन सा फोर्स बोल रहा है, ये वाला फोर्स जो इधर लग रहा है, ये वेक्टर, ठीक है। ये कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक अगर आप देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है मेरे भाई, ये 15 मीटर का डिस्टेंस है, समझना। ये वही क्वेश्चन है, बस पहले क्या था कि आप एक ब्रिक्स वाली कार्ड थी जिसको आप ऐसे फोर्स कर रहे थे, है ना, मतलब आप फोर्स दे रहे थे ऐसे डाउनवर्ड। अभी क्या है, ये फोर्स उल्टा हो गया, ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। चलिए, है इंक्लाइंड ही फोर्स अभी भी, तो इसी का cos थीटा sin थीटा कंपोनेंट जैसे वहां निकाला था वैसे यहां निकालेंगे, ठीक है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट आपका किस डायरेक्शन में मेरे भाई, इस डायरेक्शन में। ये क्लियर है बात सबको, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? सिंपल है, ठीक है। यहां पे वर्क डन कैलकुलेट करना है, यू नीड टू कैलकुलेट दी वर्क डन। फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो मुझे बताओ कैसा, सिंपल सा तरीका, तोड़ो इस फोर्स के कंपोनेंट को, तोड़ेंगे ना मेरे भाई। कैसे तोड़ेंगे, एक कॉस में एक साइन में। तो देखो इसका नॉर्मल फ्री डायग्राम बनाते हैं, बच्चों वाला डायग्राम बनाते हैं। बच्चों वाला डायग्राम का मतलब क्या है, ये मास है, ठीक है, ये मास है, ये इधर से इधर आ गया, इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। और इसको, इसका कुछ मास है, इसका कुछ मास है, होने दो, अपने को क्या करना है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपका, ठीक है। और एक सेकंड, ये कितना डिस्टेंस है, 15 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है। ओके, लेफ्ट टू राइट। वो क्या बोल रहा है, फोर्स कहां पे लग रहा है, इसको सेंटर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यहां पे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये फोर्स यहां पे लग रहा है आप, अभी मैं आपको लिखा दूंगा डेफिनेशन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, अभी अपन पढ़ेंगे ना एफ इनटू एस कॉस थीटा तक। ये फोर्स इस डायरेक्शन में, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे या नहीं होंगे मुझे बताओ। एक तो ये वाला कंपोनेंट होगा जिसको आप बोलोगे एफ कॉस थीटा, एक ये वाला कंपोनेंट होगा जिसको आप बोलोगे एफ साइन थीटा। बोलोगे नहीं बोलोगे? अच्छा, अपन इसको अलग कलर से बना देते हैं ताकि आपको बाद में ऐसा लगे कि ये कंपोनेंट वाले पार्ट है। ये जो फोर्स वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा होंगे ना। इसको ब्लू से बना दो, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ से, कितना 30 डिग्री है वो। तो ये वाला कंपोनेंट तो हो गया एफ कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आपका हो गया ऊपर वाला एफ साइन थीटा, ठीक है। तो एफ साइन थीटा का मतलब हो गया फोर्स कितना दे रखा है, 25 न्यूटन, तो ये हो गया 25 साइन 30 डिग्री। ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, 25
कॉस थीटा कितना है 30 डिग्री, बात समझ में आ गई। कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका लेफ्ट से राइट है, तो अब आपको क्या करना है, एफ कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है उसको एस से मल्टीप्लाई करना है, एंड वर्क डन बाय एफ साइन थीटा इज 0। सेम टू सेम कहानी है। तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय एफ कॉस थीटा प्लस वर्क डन बाय एफ साइन थीटा, ऐसे लिखोगे। तो ये साइन थीटा वाले से तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि एफ साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो इस बारे में तो वापस बात करने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एफ साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट आपका 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ये एफ कॉस थीटा का जो वर्क डन है वो सिंपल है, कितना है, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल सी कहानी है। तो वर्क डन क्या हो गया, एफ कॉस थीटा इंटू एस, बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ कहानी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, फोर्स कितना दे रखा है आपको 25 और कॉस 30 डिग्री इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर ऐसा क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में आएगा नहीं ना, जेईई मेन जेईई एडवांस में। हाँ, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो देखते कोई भी बता देगा सर एफ एस कॉस थीटा आंसर है, इसको सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी एग्जाम में, ये तो कोई भी बता देगा सर एफ एस कॉस थीटा आंसर है। हाँ, तो 25 इंटू 15 कॉस 30 डिग्री आप कर लो, इसका आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस 30 इज कॉस रूट 3/2, तो वर्क डन हो जाएगा आपका 25 इंटू रूट 3/2 इंटू 15, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा जूल में, बहुत इजी सा आंसर है, आराम से कर लोगे। तो 324.76 जूल अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आएगा, मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। 320 याद हो जाता ना, 324.76 जूल इज द राइट आंसर, ठीक। क्लियर है, बात समझ में आई, सबको समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बोलो, इज इट क्लियर। चलिए, तो अब देखो अपन बात कर लेते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए। कांस्टेंट फोर्स के लिए तो मैंने बता दिया, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखो ये अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा है सब कांस्टेंट फोर्स के लिए पढ़ा था, ये एग्जांपल जो है ये भी कांस्टेंट फोर्स का था, अभी हम वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे थे। देखो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स का इतना सा ही मतलब है कि फोर्स चेंज हो रहा है ना। मान लो तुम्हारा एक्स नाम का डिस्प्लेसमेंट, ऐसी कोई बहुत खास बात नहीं है कि इसमें तुमको दिमाग लगाना है। देखो वेरिएबल फोर्स का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि तुमने एक डायरेक्शन में फोर्स दिया 5 न्यूटन, आगे जाके वो 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। या फिर ऐसा होगा कि सर्कल में जैसे होता है, एक फोर्स लग रहा है, फिर आगे जाके फोर्स ऐसा हो गया, फिर फोर्स ऐसा हो गया, फिर फोर्स ऐसा हो गया। यानी अगर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है बार 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 बार, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तीनों चेंज, दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या क्या हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए मेरे भाई, ठीक है ना बच्चों, दूसरा या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर तीसरी बात है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस। या तो दोनों चेंज हो जाए, इसको ऐसे लिखो, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज चेंज। बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आती है। तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा, या फिर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों चेंज होंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है उसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। देखो ये लिखने से ऐसे समझ नहीं आएगा, पहले समझो वेरिएबल का मतलब क्या है। अगर मैंने ऐसे लिखा फोर्स इक्वल टू 2x, x क्या है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या बोल रहा है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा मेरा फोर्स चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि x की अगर 0 वैल्यू, x की अगर 1 वैल्यू हुई तो फोर्स 2 न्यूटन हो जाएगा, x की अगर 2 वैल्यू हुई, मतलब x अगर 1 हुआ 1 मीटर, तो फोर्स कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2 न्यूटन। अगर x की वैल्यू 5 मीटर है तो फोर्स कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। यानी डिस्प्लेसमेंट में अगर आप x ऐसे मूव कर रहा है और फोर्स बार 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 चेंज हो रहा है तो फोर्स क्या है, वेरिएबल, ठीक है। या फिर ऐसा हो कि फोर्स का डायरेक्शन है ऐसे, पहले फोर्स का डायरेक्शन ऐसे था, बाद में ऐसा हो गया, बाद में ऐसा हो गया, बाद में ऐसा हो गया, तो वर्क डन कैसे होगा। यानी अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो या फिर डायरेक्शन चेंज हो तो उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल फोर्स। अपन एग्जाम्पल से समझेंगे अभी जब पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी आपको लिखा रहा हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, या फिर मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझो। अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो वो समझो। मान लो फोर्स ऐसे लिखा हुआ था वेक्टर, अगर ये ऐसे लिखा है x² y माइनस 3z i कैप, समझना, प्लस 2y j कैप प्लस 3z² k कैप। अब मुझे बताओ ये डिपेंड कर रहा है ना एक्स वाई जेड पर, यानी एक्स वाई जेड की अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग फोर्स आएगा, इसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। बात समझ में आई, जो कांस्टेंट नहीं है,
वो 1D 2D 3D किसी में भी हो सकता है। ऐसी कांस्टेंट फोर्स आपका 1D 2D 3D किसी में भी हो सकता है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट व्हाट इज वेरिएबल फोर्स एंड कांस्टेंट फोर्स। जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है ना, देखो समझो। अभी तक आप वर्क डन जो कर रहे थे वो लिख रहे थे एफ डॉट एस, यहाँ पे भी वही कहानी है, पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इट इज बेसिकली इंटीग्रेशन में आप आ जाएगा, क्योंकि कोई रेंज है। देखो समझो, मान लो वर्क डन कैसे लिखना है। यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एस। वर्क डन इज गिवन बाय एफ डॉट एस का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कहां से कहां तक वर्क डन इज गिवन बाय एफ डॉट एस, उसका इंटीग्रेशन कहां से कहां। देखो इसको जनरली एफ डॉट एस की जगह ऐसे लिखो, डीएस लिखो। इसको एक काम करो, एफ डॉट डीएस, हाँ, क्योंकि रेंज भी तो होगी ना। देखो इसको ऐसे लिखो एफ डॉट डीएस, ठीक है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, कोई पोजीशन ए से लेकर बी तक, दिस इज गिवन बाय वर्क डन। ये क्या है, वर्क डन। कहीं कहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट की जगह आर लिखा हो तो ऐसा भी लिख सकता है, ए टू बी एफ डॉट डी आर। तो एक ही बात है, डिस्प्लेसमेंट मैं डीएस ले लूं या आर ले लूं, समझना। अगर मान लो ऐसा है, कोई कर्व है, ठीक है, और ये कर्व किसका है, एक्स वाई का नहीं है, ये फोर्स वेक्टर का है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कर्व है। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कर्व है। मान लो ऐसा कोई कर्व है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। एक मिनट को वापस से बना देते, इधर तो छुप गया होगा वो, इधर बना। मान लो ये फोर्स वेक्टर का ग्राफ है और ये एस वेक्टर का ग्राफ है, समझना। आप याद रखना एक्स वाई का ग्राफ नहीं है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का ग्राफ है। मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा है, मैं जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि कोई S1 पोजीशन है या S2 पोजीशन है। अगर वेक्टर आर के फॉर्म में होता तो R1 से लेकर R2 के बीच की बात हो जाती। व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन? बेसिकली इंटीग्रेशन का मतलब ही है, अगर मैं किसी एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इसका मतलब ही है कि मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? तो डायरेक्टली अगर वेरिएबल फोर्स है तो आपको क्या करना है, अगर आपको ग्राफ दे रखा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो आप डायरेक्टली उसका एरिया निकाल देना एंड द आंसर विल बी इक्विवेलेंट टू वर्क डन। इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। दिस एफ डॉट डी एस मीन्स एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व। याद रखना फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का कर्व है वो, है ना। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का कर्व नहीं है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का कर्व नहीं है। किसका कर्व है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व है। उसका अगर आप एरिया निकाल दोगे दैट इज बेसिकली, और डीएस का मतलब है ये डीएस, ये तो S2 माइनस S1 बेसिकली। हाँ, तो एफ डॉट डी आर भी हो सकता है, ये R1 से R2 लिख लो या S1 से S2 लिख लो, जैसा लिखना चाहो लिख सकते हो आप इसको। अगर ये जीरो से स्टार्ट होता तो जीरो से S लिख देते, ठीक है। तो इट इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। तो अगर ये एफ डॉट डी एस आप लिखते हैं तो डायरेक्टली, और इसको बोलते हैं डी डब्ल्यू, इसको वर्क डन को क्या बोलते हैं? डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू इज गिवन बाय, तो जनरल फॉर्मूला आप याद रखना, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। लिमिट आप लगा दोगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं, S1 से S2 या R1 से R2। दिस इज इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का मतलब वर्क डन ही होता है, जनरल फॉर्मूला। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। ये वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशन सब में काम करेगा। बस इसका मतलब है कि एक्स अगर वेरिएबल है, अगर एक्स चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज अगर हो रहा हो, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या दोनों, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बेसिक बात मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट के लिए बहुत टाइम लिया है, नहीं तो मैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल कराता भी तुम्हारे को फटाफट फटाफट भगाते हुए। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, वापस बोल रहा हूँ। कांस्टेंट फोर्स के अंदर इंडिपेंडेंट की पॉइंट वन क्या था? कांस्टेंट फोर्स के अंदर पाथ इंडिपेंडेंट होता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। वेरिएबल फोर्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जो इंटीग्रेशन है उसी को बोलते हैं एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो आपको जब भी वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन होगा और कर्व दे रखा हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एडवांस में, है ना, तो आप एरिया निकालो, डायरेक्टली वर्क डन कैलकुलेट कर लो। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी कि अभी कैसे करना है ना, समझ में आया। चलो तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, आई कैप जे कैप ऐसे कुछ कर लेते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन गायब हो गया? नहीं, क्वेश्चन है ये। चलो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो समझो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। सबसे पहले देखो कांस्टेंट फोर्स, यहां पे देखो भाई वेक्टर अब लगाएंगे अपन, है ना। लगाया इसलिए नहीं है ताकि आपको पता रहे कि वेक्टर लगाना है, अगर लगा रहता तो आपको अभी पता ही नहीं पड़ता। ये मिस्टेक नहीं है, ये जान करके ऐसे करना पड़ता है ताकि आपको लगे कि वेक्टर पे वेक्टर लगाना है और आई कैप जे कैप पे कैप लगाना है, ठीक है। अ कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल and displaces the particle from its initial position vector 2i
माइनस जे प्लस के कैप. तो फाइनल पोजिशन वेक्टर आई कैप 3j cap plus 2k cap. The work done will be, and the four options are given 10, -10, -14 and none of these. What is the required answer? अभी अपन ने थ्योरी में पढ़ा है इस क्वेश्चन को कि अगर कोई कांस्टेंट फोर्स हो और एक पार्टिकल पोजीशन नंबर ए पहले पोजीशन वेक्टर से दूसरे पोजीशन वेक्टर में डाल रहा है तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना है. दैट इज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल और वर्क डन क्या होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इससे आसान क्वेश्चन तो जिंदगी में मैंने नहीं देखा. ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वापस से देखते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है एक फोर्स है 2i प्लस 3j प्लस 4k और क्या करना है उसको, एक इनिशियल पोजीशन वेक्टर है एक फाइनल पोजीशन वेक्टर है, दो ही चीजें तो अपन लिख लेते हैं. कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन तो क्या होता होगा जीवन में. देखो इनिशियल पोजीशन वेक्टर आपको ये दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे r1 या ri जैसे लिखना चाहो वो क्या है 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप. ठीक है, दूसरा आपको फाइनल पोजीशन वेक्टर rf, देखो आप इसको r2 भी बोल सकते हो और इसको r1 बोल सकते हो. ठीक है, क्या दे रखा है i कैप प्लस 3j प्लस 2k. तो ये आपको इनिशियल पोजीशन दे रखी है फाइनल पोजीशन दे रखी है. आपको लेना देना ही नहीं है कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन का पाथ क्या है क्योंकि वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे. तो वर्क डन आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. ये वही है, समझ रहे हो. तो ये आपका कोई इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है r2, अभी पढ़ा था आपने. और आपका डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कुछ ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन को जोड़ दो, s या r जो भी आप लिखना चाहो, s लिख लो या r लिख लो, जनरली मैं ऐसे ही लिखता हूँ. ठीक है ना. हाँ, पर मेरी आदत है यहाँ r1 r2 लिखने की और वहाँ s लिखने की. ठीक है, आप r लिख लो या s लिख लो, एक ही बात. तो आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, बीच के पाथ से कोई लेना देना नहीं है. तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल r2 माइनस r1 ऐसे करोगे. तो क्या लिखोगे, फाइनल क्या है आपका i. वैसे देखो ऐसे लिखना नहीं है आपको, स्कूल का एग्जाम नहीं दे रहे हो, पर मैं लिख देता हूं क्योंकि पहली बार लिख रहा हूं. ठीक है, तो 1 -2 इज -1, तो -1 i कैप प्लस 3 माइनस माइनस इज 1 तो 4 j कैप प्लस 2 -1 2 -1 इज 1 तो 1 k कैप. तो आपका ये क्या हो गया -i प्लस 4j प्लस 1k. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. आपको फोर्स वेक्टर तो गिवन ही है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर आपको गिवन है. तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो करना है. इससे आसान तो जीवन में क्या होगा. तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बस. तो ये रहा आपका फोर्स, ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो. फोर्स कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k. ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है -i प्लस 4j प्लस k. सबको पता है i डॉट i 1, j डॉट j इज 1, k डॉट k इज 1 एंड परपेंडिकुलर वाले 0 हो जाता है. तो 2 i डॉट i इज 1 तो 2 इंटू -1 इज -2, j डॉट j इज 1, 3 इंटू 4 दैट इज 12 प्लस 4 और यहाँ पे क्या है 1 तो 4 इंटू 1 इज 1. तो ये हो गया -2 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4 तो कितना हो गया ये दैट इज 14. तो आंसर आपका क्या हो गया यहाँ से बच्चों 14 जूल. वर्क डन कितना आ रहा है आपका 14 जूल आंसर हो गया. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी कि अगर कांस्टेंट फोर्स दे रखा है और इनिशियल फाइनल पोजीशन वेक्टर गिवन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ बात. फिर लिख लेना, फिर बता देता हूँ, तुम बोलोगे सर ने बोला नहीं. देखो क्या लिखना है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स is independent of path. Please remember this. ठीक है, work done by constant force is independent of path. I think it is clear to everybody now. Okay, let's come to the next point. Next point पे आ जाते हैं, next question पे आ जाते हैं. देखो ठीक है, चलो next question पे आ जाओ. फोर्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है. फोर्स इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k न्यूटन एक कांस्टेंट फोर्स है, इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल. फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इफ वी मूव फ्रॉम, आपको पहला पोजीशन दे रखा है 2 to 2
2 3 4 5। तो पहले आपको वेक्टर के फॉर्म में दे रखा था, अभी आपको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, नहीं तो वेक्टर फॉर्म लिख के भी कर सकते हो, है ना। देखो कैसे करेंगे, समझो, करते हैं अपन लोग। देखो 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये आपको एक सिस्टम दे रखा है, ये आपको एक कांस्टेंट वेक्टर दे रखा है, और पार्टिकल कहां से काम हुआ, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इज इट क्लियर? अलग अलग कर दूंगे, हाँ रुको, तुम बोलोगे जो कर दूंगा मैं, तो ये लो, ये इनिशियल पोजीशन है तुम्हारी, और ये तुम्हारी फाइनल पोजीशन। ठीक है, चलो, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे, यहां से आर आई क्या लिखोगे, R1, ये आई जे के वो दे रखे हैं तुम्हारे को कोफिशिएंट, तो 2i प्लस 2j प्लस 2k, समझे। हाँ, तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, चाहो तो ऑब्जेक्टिव कर दो, 3 - 2 4 - 2 एंड 5 - 2, डायरेक्टली लिख लो। R2 क्या है, सेकेंड पोजीशन वेक्टर, दैट इज 3i प्लस 4j प्लस 5k। आई थिंक इट इज क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R2 - R1 होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज R2 - R1। तो क्या लिखोगे, 3 - 2 इज 1, तो i कैप, प्लस 4 - 2 इज 2 j कैप, प्लस 5 - 2 इज 3 कैप। सबको समझता है नहीं? अरे भाई मैंने इस 3i और 2i को माइनस कर दिया, फिर 4j - 2j कर दिया, और 5k - 2k कर दिया। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और फोर्स आपको गिवन नहीं है, तो वर्क डन तो कैलकुलेट करना तो बहुत आसान काम है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बस। तो कितना है, 2i प्लस 3j प्लस 4k मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है बच्चों, तो i डॉट i इज 1, j डॉट j इज 1, k डॉट k इज 1, परपेंडिकुलर वाले 0 हो जाएंगे, तो 2 डॉट 1 इज 2, प्लस j को करोगे तो 3 इंटू 2, प्लस k को करोगे तो 4 इंटू 3, तो कितना हो गया, 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, दैट इज 12 प्लस 6 इज 18 एंड 19 एंड 20, तो आंसर इज 20 जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, सो सिंपल। तो कांस्टेंट फोर्स में जो न्यूमेरिकल है हो सकता है वो मैंने आपको कराया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी अपन और एडवांस प्रॉब्लम्स लेंगे, बॉल वगैरह वगैरह सब कुछ सॉल्व करेंगे। अभी आप देखो करते करते कैसे होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? अभी एकदम से मैं आपको एमजी वगैरह के एग्जाम्पल भी करा दूंगा, है ना। थोड़ा सा वेट करते हैं। देखो अभी अपन कांस्टेंट फोर्स का एग्जाम्पल करेंगे, फ्री फॉल का ना, बॉल वगैरह का। देखो मान लो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, बॉल वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन ये है, आपने देखा होगा जब आप पढ़ते हो तो एक बॉल है ऊपर से नीचे गिर रही है, एक बॉल है ऊपर से नीचे फॉल कर रही है। आजा भाई, रुक गया क्या बीच में? चलो आ जाओ। ये है भाई साहब, इनका नाम क्या दें? इनका नाम है समीर, समीर रेड्डी। ओहो, समीर रेड्डी सरनेम लिखने से मना कर रहा है। इनका नाम है समीर रेड्डी। ये भाई साहब केरला से, ये गए बीच पे घूमने, वहां पे एक पहाड़ की हाइट पे गए, और इनका मन हुआ कि बॉल को नीचे गिराना है, इनका मन हुआ बॉल को नीचे गिराना है। तो ये भाई साहब ने क्या करा, यहाँ से बॉल ली, काटी, और काटने के बाद तो वो वापस काट दी। ये तो काट ही नहीं रहा है, काट दिया। देखो ये बॉल है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, ये बॉल है, फ्री फॉल का केस है। मतलब ये बंदे ने बॉल ली, इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, बंदे ने क्या करा, बॉल को ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया। ऐसे नहीं करा है उसने, पाथ नहीं बना है कोई, ऐसे बॉल पकड़ी और छोड़ दी, ऐसे बॉल पकड़ी और छोड़ दी, फ्री फॉल का केस है। यानी ये बॉल ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर गई, ये बॉल ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रही है। ये बॉल ऊपर से नीचे किसकी वजह से जा रही है, ग्रेविटी की वजह से। इज इट क्लियर? ये बॉल ऐसे ऐसे जा रही है, बीच का मोशन है या आखिरी का मोशन? तो मेरा कहने का मतलब है कि बॉल अगर ऐसे 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 डाउनवर्ड जा रहा है, फिर नीचे 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 जा रहा है, ये हाइट कितनी तरह की है, यहाँ से मान लो ये बॉल है, इसको उठाओ यहाँ से, और ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, सेंटर टू सेंटर। तो कितना डिस्प्लेसमेंट है बॉल का, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है नीचे के डायरेक्शन में, समझ रहे हो? अब मुझे बताओ, जब ये बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है तो मैंने तो कोई फोर्स लगाया नहीं, मैंने तो छोड़ दिया, तो यानी ग्रेविटी की वजह से जो नीचे फोर्स लगेगा वो mg नीचे लग रहा है। अरे mg लग रहा है ना, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हम कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं, जो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। अब मुझे बताओ
mg जो फोर्स है ग्रेविटी की वजह से, आप ऐसा लिख सकते हो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी fg, या डायरेक्टली mg लिख लो। उस फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है या नहीं है? तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल बिटवीन mg एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। ये बात समझ में आती है नहीं आती है? ये mg क्या है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। mg क्या है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। सेम है ना, 0 डिग्री है। अगर ये 0 डिग्री है तो मेरा आंसर डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। अब मुझे ये देखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, वो देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर टू द ग्राउंड। ऊपर से कितना गिरा? 5 मीटर। व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट? टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको दे रखा है ये बॉल जो है इसका मास कितना है? 2 kg मास है। ये ऊपर से नीचे गिर रहा है, डिस्प्लेसमेंट आप dr ले लो, s ले लो, जो लेना ले लो। ऊपर से नीचे की हाइट कितनी है? 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। तो बोल रहा है कि इसका आंसर कैलकुलेट करो कितना आएगा। इतना ही तो बोल रहा है वो। तो कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आंसर? देखो, आप उधर भी सॉल्व कर सकते हो, इधर भी। तो मुझे वर्क डन किसकी वजह से निकालना है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो वर्क डन बाय mg, इस बॉल पे नीचे एक mg लग रहा है जो ऐसे है, और ऊपर से डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर भी नीचे की तरफ ही है। इसको मैं s ले लूं, r ले लूं, जो मन करे ले लो, dr ले लो, ds ले लो, जैसा भी ले। तो वर्क डन बाय mg, तो फोर्स ड्यू टू mg मल्टीप्लाई बाय, आप ऐसे तो लिखते हो डिस्प्लेसमेंट क्या है? s, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स दिस mg एंड s, दैट इज 0 डिग्री। तो cos 0 तो आपको पता ही है 1 है। फोर्स ड्यू टू mg इज डायरेक्टली mg मल्टीप्लाई बाय s। मास कितना है बच्चों? 2 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? 5। तो 10 5 जा 50, 52 जा 100, 100 जूल इज द वर्क डन बाय mg। आई थिंक इट इज क्लियर कि फ्री फॉल के केस में अगर आपसे कोई पूछे कि वर्क डन कैलकुलेट करो, और भी फोर्सेज यहाँ पे काम करेंगी, लेकिन अभी मैं कौन सी फोर्स की बात कर रहा हूँ? सिर्फ mg की वजह से कि ऊपर से नीचे जब गिराया तो कितना मेरा वर्क डन हुआ। तो सिंपल वर्क डन का फॉर्मूला अब आप समझ गए। इस केस में कुछ नहीं करना है, दिस इज mg मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल, दैट इज 0 डिग्री। यही केस है। इन cos 0 यू नो दैट इज 1, तो आंसर इज mg इनटू s। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी कि हाउ टू सॉल्व दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम कर देते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम कर देते हैं। बॉल नीचे से ऊपर फेंकते हैं, बॉल नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो बॉल अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो क्या होता है वो कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे। अगर आप बॉल नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, लेट मी चेक दिस। बॉल नीचे से ऊपर फेंकना है ना। क्वेश्चन क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अप फ्रॉम द ग्राउंड, अब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं इसको, ठीक है, रीचेज अ हाइट ऑफ 5 मीटर एंड फॉल्स बैक टू द अर्थ, ठीक है, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ग्रेविटी when object reaches 5 meter height, calculate the work done by gravity when objects come back to the earth, and the third is total work done by gravity both in upward and downward direction, यानी net work done भी कैलकुलेट करना है। एक बार वर्क डन वो कैलकुलेट करना है जब नीचे से मैंने ऊपर फेंका बॉल को। अब बॉल अपना आप ऊपर से नीचे आएगी, वो दूसरा वर्क डन हो गया। और तीसरा वर्क डन वो बोल रहा है अप से डाउन जाने में कितना वर्क डन हुआ। तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही है। ये लास्ट वाला तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आप एक पॉइंट पर खड़े हो, आप कार लेके गए, मान लो आप घर के बाहर एक पॉइंट है ए, वहां पे खड़े हो। मान लो आप इंदौरी पोहे वाले की दुकान के बाहर खड़े हो, वहां से घर गए। मान लो आप घर से निकले, एक जगह पे गए, आपने पिज्जा विज़ा खाया, पिज्जा खा के वापस घर पे आ गए, तो वर्क डन क्या हुआ? 0, क्योंकि आप जिस पॉइंट से निकले थे उस पॉइंट से वापस आ गए। ठीक है, बात समझ में आई? वर्क डन क्या हुआ? 0। देखो, तुम बोलोगे सर वर्क डन 0 कैसे हुआ? मैं तो गया, पेट्रोल भी लगा, सब कुछ हुआ। ये एक्चुअली एग्जाम्पल ऐसे देना चाहिए कि अगर एक कार्ट है ऐसे, ठीक है, ये कार्ट ऐसे गई और ये कार्ट वापस घूम के इधर ही आ गई, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप उसी वापस पोजीशन में आ गए तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं ना। देखो, ये कार्ट यहाँ से निकली थी, ये यहाँ गई, उसके बाद यहाँ से ये वापस ऐसे ही घूम के वापस इधर ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं ना। जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क डन क्या हो गया? 0। तो अपवर्ड और वापस नीचे आ गए। काइनेटिक पोटेंशियल चेंज हुआ वहां पे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ लिख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे मास एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास या वर्क एनर्जी थ्योरम में कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, क्योंकि टॉपिक का नाम है ना वर्क पावर एनर्जी। लेकिन अगर आप इस पोजीशन से गए, पोजीशन ए से पोजीशन बी पे गए और वापस पोजीशन बी से पोजीशन ए पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो गया तो वर्क डन तो 0 हो गया। सिमिलरली मान लीजिए एक बॉल है, मैंने यहाँ से यहाँ ऊपर भेजी पोजीशन नंबर ए से पोजीशन नंबर बी में, और वापस से वो पोजीशन बी से वापस पोजीशन नंबर ए में आ गई,
तो वर्क डन तो यहाँ पे जीरो हो गया, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया, इधर से उधर उधर से नीचे। समझ में आ रही बात? चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो ये एग्जाम्पल है, देखो 1 मिनट यार, डाउन है इसको। देखो ये वाला एग्जाम्पल है ना, ये भाई साहब है, इनकी बॉल पड़ी है इधर, इनको बोला था अपन ने बॉल उठाओ, अच्छा इनका हाथ भी उठाना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड। चलो ये हाथ भी आ गया साथ में ना, हाथ कटा नहीं। तो ये बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है, ये बॉल नीचे से ऊपर जा रहा है, कितने हाइट पे जा रहा है? 5 मीटर की हाइट। यहां से इसने फोर्स लगाया बंदे ने, तो ये 5 मीटर की हाइट पे ऊपर चला गया। ये पहला केस। और दूसरा केस क्या है? ये ऊपर से वापस नीचे चला गया। तो ऐसे वाले केस में क्या करना है? देखो सबसे पहले समझो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। वही ये वर्क डन बाय एमजी डायरेक्टली जैसे किया था आपने, ऐसे ये भी हो जाएगा, कोई बहुत भारी भरकम चीज नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो आपका वर्क डन निकाल लेते हैं और एक डाउनवर्ड का वर्क डन निकाल लेते हैं। तो ए पार्ट कैसे लिखोगे? देखो अपवर्ड मोशन के लिए ना, बोथ इन अपवर्ड एंड डायरेक्शन है, तो ये अपवर्ड वाला है, ये डाउनवर्ड वाला मोशन है आपका। तो अपवर्ड का वर्क डन निकाल लो और डाउनवर्ड का वर्क डन निकाल लो। वैसे तो जिन बच्चों ने निकाला होगा डायरेक्टली निकाल ही लिया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब नीचे से ऊपर बॉल जा रहा है, अब समझना, आप जब नीचे से ऊपर जा रहा है, ये वाला केस तो वो है जब ऊपर से नीचे बॉल आ रहा है। तो मैं इसको है ना ब्लू से बना रहा हूं, देखो समझना, कि नीचे से ऊपर गया, 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कहां पर है अभी इस केस का? ब्लू से जो बनाया डिस्प्लेसमेंट कहां है? ऊपर की तरफ, ठीक है। और एम जी कहां पे लग रहा है? नीचे की तरफ। जब ये बॉल ऊपर जा रहा है तो फोर्स क्या है? एम जी। तो एम जी कहां पे लग रहा है? नीचे की तरफ। तो आप कैसे लिखोगे? एम जी फोर्स, डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस। और एम जी आपका अभी नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। तो एंगल क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और एम जी नीचे, तो एंगल 180 डिग्री हो गया ना। तो आप क्या लिखोगे? एम जी इंटू एस कॉस ऑफ पाई दैट इज -1, एंड एवरीबडी नो दैट कॉस इज पाई इज -1। तो आंसर हो गया माइनस एम जी इंटू एस। और सबको पता है मास कितना है आपका? 2 इंटू एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? 5। तो ये वही का वही है, -100 जूल आंसर हो गया। समझ में आई बात? एम जी नीचे की तरफ है, जब नीचे से बॉल ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है। उस बॉल पे जो फोर्स लग रहा है एम जी, वो अभी भी नीचे ही लग रहा है ना, ठीक है। क्योंकि इसने बोला है, देखो एक तो फोर्स वो होता है जब मैं, देखो इसने क्या बोला है, जब मैं बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं, तो एक तो होता है कि मैं जिस फोर्स से ऊपर फेंक रहा हूं वो मुझे लगाना है। ये वो नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि वर्क ग्रेविटी की वजह से क्या वर्क डन हुआ जब मैंने बॉल को नीचे से ऊपर फेंका। इसलिए अपन वर्क डन बाय एमजी निकाल रहे हैं। कौन सा? नीचे से ऊपर का। अपन वो नहीं निकाल रहे कि किस फोर्स से ऊपर फेंका है, ठीक है। चले दूसरा क्या है, इसलिए वहां पे कॉस पाई आ गया। सेकंड, डाउनवर्ड का क्या है? इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया ना नेगेटिव क्यों लगाया? ठीक है। डाउनवर्ड का क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी। वापस ग्रेविटी का ही निकालना है। कब? जब वापस नीचे फॉल हो रहा है। तो मुझे बताओ, जब ऊपर से नीचे फॉल हो रहा है तो उस समय एम भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे लग रहा है। तो सिंपली आप एम जी इंटू एस कोसाइन ऑफ 0 डिग्री, तो जो पिछले वाले केस में आपने किया था, इसका 100 जूल आंसर निकाला था, सेम टू सेम वही रहेगा। और तीसरा केस जो आपको बोला है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड का, तो नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन जिसको आप बोलते हो, टोटल वर्क डन, एंड दैट इज गिवन बाय W अपवर्ड प्लस W डाउनवर्ड, ऐसे लिखोगे। तो अपवर्ड का कितना है? -100, और डाउनवर्ड का 100, तो वर्क डन क्या हो गया? 0। तो अगर आपका बॉल है, अगर वो इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया, इसका मतलब आपका क्या है? वर्क डन 0। तो इनिशियल पोजीशन पे अगर कोई चीज वापस आ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0, और वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी थ्रू दीज एनिमेशंस कि आपको वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। ओके चलिए देखिए, समझिए। ये वही सेम एग्जांपल है, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो जिसके अंदर वो ब्रिक लेके जा रहा था कार्ट में। अब ये गार्डन वाली मशीन है, फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है, सेम टू सेम वही कैलकुलेशन है। अगर आप करना चाहो तो समझ सकते हो, ठीक है। 2-3 बातें और मैं आपको बता देता हूँ वर्क डन की रिलेटेड। देखो पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। ये एक इंसान है, इसका नाम है सुधीर। ये जी न्यूज वाला सुधीर नहीं है ना, सुधीर। इसका काम क्या है? ये ऑफिस जा रहा है, पर अभी ये घर पे खड़ा है, घर के गेट पे खड़ा है, इसने बैग उठा रखा है। जब बैग उठा रखा है तो इसने फोर्स कहाँ लगा रखा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। पर अभी ये मूव नहीं कर रहा है, अभी ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मन नहीं है मूव करने का, इसका मन नहीं है मूव करने का। बात समझ में आ रही है? इसने बैग उठा रखा है, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। कौन सा फोर्स? जो इस बंदे ने मसल की वजह से फोर्स लगाया, इसने कुछ तो फोर्स लगाया। मान लो तुम एक जिम सेक्शन में जाओ, वहां से वेट उठाओ, तो फोर्स कहाँ लगाओगे? ऊपर की तरफ। यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है एमजी, अगर आप देखो नीचे की तरफ।
लग रहा है नहीं लग रहा है? हाँ, पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ उस वाले फोर्स की बात कर रहे हैं जो ऊपर लग रहा है। अब मुझे बताओ, जब ये मूव ही नहीं कर रहा है, ये बंदा वहीं घर पे खड़ा हुआ है, ये घर के गेट पे खड़ा हुआ है, ये सोच रहा है कि कुछ भूल तो नहीं गया, चाबी तो नहीं भूल गया, टिफिन ले लिया क्या, पर अभी निकलना नहीं है घर से, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए ये घर पे खड़ा हुआ है, तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। वर्क डन जीरो क्यों है इसका बच्चों? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो जब डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। दूसरा केस, दूसरा केस क्या है? ये इंसान ने, देखो यहाँ पे हम वर्क डन किसका निकाल रहे थे? इस बैग के लिए। यहाँ वर्क डन किसके लिए निकाल रहे हैं? बैग के लिए, क्योंकि बैग मूव नहीं कर रहा है, इंसान का वर्क डन नहीं कैलकुलेट हो रहा है। फोर्स क्या लग रहा है बैग पे? ऊपर की तरफ। और डिस्प्लेसमेंट उस बैग का कुछ भी नहीं है ना, बैग हाथों में ही है, मूव नहीं कर रहा है, अप एंड डाउन भी मूव नहीं कर रहा है, बस एक बार मैंने अप कर लिया, एक बार फोर्स लगा दिया, अब मैं इसको आगे पीछे भी नहीं कर रहा हूं, ऐसे ऊपर नीचे भी नहीं कर रहा हूं, स्टिल। दूसरा केस क्या है? ये सुधीर ही है, अब ये घर से निकल गया, ये घर से तो निकल गया, अभी ये घर पे था, घर से बाहर निकल गया, तो इसने क्या करा? बैग उठा रखा है, बैग हाथ में उठा रखा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, अब ये चल भी रहा है, अभी तो यहां चल नहीं रहा था, इसका कोई मूवमेंट नहीं है, नो मूवमेंट ऑफ सुधीर, समझ लो। इसने बैग उठा रखा है हाथों में, फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ। अब ये मूव भी कर रहा है, लेकिन इसने ये देखा कि फोर्स और डिस्प्लेस के बीच में तो 90 डिग्री एंगल है, तो जब वर्क डन कैलकुलेट करने बैठा तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखता है वेक्टर, फोर्स इंटू एस या फोर्स इंटू डी, आप लिखते हो एफ डी कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 90 डिग्री, तो कॉस 90 तो जीरो होता है, तो वर्क डन वापस से जीरो हो गया। इसने बैग उठा रखा है किसी फोर्स से ऊपर की तरफ, ठीक है, और चल भी रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री। तो जब अगर ऐसी कंडीशन है तो नॉर्मल सी बात है कि आप वर्क डन कैलकुलेट जीरो आएगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी ना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आया सबको? चलिए, एक लड़की है, इसका नाम है रितिका, समझना, रितिका नाम की लड़की है, क्या कर रही है? देखो, ये जो रितिका नाम की लड़की है, ये दीवार में पत्थर फोड़ रही है, पत्थर फोड़ रही है, इसका मतलब क्या है? देखो, ये क्या कर रही है? नो वर्क इज डन ऑन द वॉल, ये वॉल एक स्टिल है, ये इसको धक्का दी जा रही है और वॉल मूव हो जाए, तो वॉल क्या है? ब्लॉक है, हिलेगी नहीं। वॉल क्या है कि इफ अ पर्सन अप्लाइज अ फोर्स एन ऑब्जेक्ट बट द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव देन नो वर्क इज डन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, या वॉल है, उस पर वो धक्का दिए जा रही है और बोल रही है कि वो मूव हो जाए, तो वो मूव तो नहीं होगी ना, तो अगर वो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं हो रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस केस में वर्क डन कितना है? जीरो। या मान लीजिए एक ब्लॉक है, उसका वेट है मान लीजिए 100 kg, कितना वेट है? 100 kg। अब ये बंदी यहाँ से फोर्स लगा रही है, लेकिन ये 100 kg को हिला तो नहीं सकती ना, तो जब ये 100 kg नहीं हिला सकती तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, ये देखो फोर्स वाला एग्जाम्पल है, अब समझना बात को। यही वाला एग्जाम्पल है, एक बंदा बैग उठा के घर पे, घर के गेट पे खड़ा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वर्क डन जीरो। ये बंदा बैग उठा के चल रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ है, लेकिन एंगल क्या बना रहा है? 90 डिग्री, वर्क डन अगेन जीरो। यहाँ पे एक बंदा है, उसने बैग उठा लिया, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट यहाँ है, तो क्या लिखा है? इफ फोर्स इज अप्लाइड बट द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ रहे हो? बैग तो उठा लिया मैंने, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड बट द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन वंस अगेन नो वर्क इज डन। टू डू द वर्क यू हैव टू बी रेजिंग एंड लोअरिंग द बैग एज यू वॉक अलोंग, जस्ट होल्डिंग इट इट्स लेवल इज नॉट डूइंग द वर्क। तो सेम टू सेम कंडीशन आप समझ गए, वर्क डन कब कब होगा और वर्क डन कब कब नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको पॉजिटिव और जीरो वर्क डन दोनों बता चुका, पॉजिटिव और जीरो वर्क डन मैं आपको दोनों कैलकुलेट करके यहाँ पे बता चुका। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए आगे चलते हैं। ये वही इंसान है, बैग की जगह इसने एक, मान लो ये फिजिक्स की लैब में गया, इसको बोला सर ने कि एक बॉक्स उठा के ला, ये फिजिक्स की लैब में गया, ये फिजिक्स की लैब में गया, इस लड़के का नाम है राम सिंह। राम सिंह को बोला सर फिजिक्स की लैब में जाओ, एक सामान उठाना है, सर ब्लॉक है, उसका कुछ ना कुछ मास है, उसको उठा लो। तो उसने उठा लिया, तो जब उठाया तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा, तो फोर्स कहाँ लगा? ऊपर की तरफ, लेकिन मैं उस फोर्स में कंसिडर ही नहीं हूं, मुझे अभी उस फोर्स से लेना देना ही नहीं है। अभी मैं कौन सी फोर्स में कंसिडर हूं? जो नीचे लग रहा है, mg। जब उसने उठा लिया और उठा के उसको चल रहा है, तो उठा के जब उसको चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? सीधे, ऐसे भी चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो। और mg कहाँ लग रहा है? नीचे। दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, ये बॉक्स ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, बॉक्स अपनी जगह पे स्टिल है, तो वर्क डन यहां पे भी क्या हो जाएगा? जीरो।
आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। इसका बॉक्स का ये बंदा तो चल ही रहा है, बंदे का तो वर्क डन है ही। इस बंदे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। राम सिंह जब चलेगा यहां से लेकर यहां तक, मान लो राम सिंह चला गया, तो इसका तो डिस्प्लेसमेंट है ही ना राम सिंह का। हम उस बॉक्स की बात कर रहे हैं। बॉक्स में नीचे क्या लग रहा है, एम जी। बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर। डिस्प्लेसमेंट और एम जी की वजह से जो वर्क डन है, दिस वर्क डन ड्यू टू एम जी इज जीरो। ये वर्क डन एम जी की वजह से जो वर्क डन है वो जीरो है। बात समझ में आई? इस एम जी की वजह से जो वर्क डन है वो जीरो है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? क्योंकि एंगल क्या बना रहा है, 90 डिग्री, बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री एंड एवरीबडी नोज दैट cos 90 इज जीरो। तो अगर आप लिखते वर्क डन बाय एम जी यहां पर, तो आप क्या लिखते, एम जी की वजह वाला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट जो भी है आपका dr, and the angle between this is cos 90 and everybody knows this is zero, therefore the work done is zero. I think it is clear. ठीक है, ठीक है। ये सेम ही एग्जांपल है फोर्स विदाउट मोशन एंड फोर्स परपेंडिकुलर टू द मोशन, जो मैंने आपको पहले बताया है ना। चलिए, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे चलते हैं। एक वेट लिफ्टर वाला कोर्स कर लेते हैं। जिम सेक्शन में आ जाते हैं मेरे भाई। जिम सेक्शन, जिम सेक्शन में आ जाओ। ये जिम सेक्शन आ गए। ये राम सिंह का ही जिम है। राम सिंह शाम को जिम भी करता है ना। तो ये वेट लिफ्टिंग वाला काम है। ये वेट उठाने की कोशिश कर रहा है, इसने वेट उठा लिया, ये खुश हो रहा है। ये बीच वाला आदमी है जो वेट कभी उठा रहा है, ऐसे 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 कर रहा है। तो जब ये वेट उठा रहा है, मुझे बताओ, ये ग्राउंड लेवल है, तो मुझे बताओ इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगेगा तभी तो ये वेट उठा पाएगा। ये जो वेट है इसका कुछ ना कुछ मास होगा, दोनों का मिला के मास मैंने मान लिया एम। फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, और जब ये बंदा ऐसे बैठा हुआ है और जब ये ऐसे खड़ा हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ, ऊपर की तरफ हुआ, नहीं हुआ? तो आप देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ। इज इट क्लियर? डिस्प्लेसमेंट, जब आपने वेट को ऐसे पकड़ा और आप ऊपर गए, तो आपने फोर्स लगाया कि उठ जा भाई, उठ गया। डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हुआ, ऊपर की तरफ। तो फोर्स भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, दोनों का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, सेम। तो कोई आपसे बोले वर्क डन बाय दिस फोर्स निकालो, वर्क डन बाय दिस फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय पर्सन, उसने उठाया उसको। ये जो बंदा है इसका नाम आप रख लो, क्या रखोगे नाम, युधिष्ठिर। इस युधिष्ठिर ने जो फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वर्क डन बाय दिस फोर्सेस, ये फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, और एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन। लेकिन इसी कहानी में ये जो मास है, ये जो मास है इसका कुछ mg नीचे लगेगा, नहीं लगेगा? ये जो मास है इसका mg नीचे लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? जैसे ये फोर्स है, इसको जब उठाओगे तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, लेकिन mg तो नीचे की तरफ लगेगा। mg नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, तो अब आप क्या लिखोगे, cos पाई यानी -1, तो नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव वर्क डन। तो नेगेटिव वर्क डन का मतलब ऐसा नहीं है, उसका मतलब यह है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पाई का 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव वर्क डन। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, यह है युधिष्ठिर। ठीक है, इसका क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो, ओहो वाओ, फोटो तो बहुत अच्छी है। क्वेश्चन क्या है, अ वेट लिफ्टर लिफ्ट्स अ मास ऑफ 250 kg, अ वेट लिफ्टर लिफ्ट अ मास ऑफ 250 kg, कितना मास है, 250 kg का। ये वेट लिफ्टर फोर्स कितना लगा रहा है, 5000 न्यूटन का, टू द हाइट ऑफ 5 मीटर। सबसे पहले बोला है वर्क डन बाय द वेट लिफ्टर, सेकंड बोला है व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, एंड सेकंड इज द नेट वर्क डन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप कर पाते हैं तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, करके देखिए, हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लो यार। एक वेट लिफ्टर है, मैंने आपको बताया, वेट उठा रहा है, तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। जो फोर्स वेट लिफ्टर लगा रहा है उसका फोर्स ऊपर लग रहा है, mg नीचे की तरफ लग रहा है। तो इसी क्वेश्चन में सबसे इजी काम है, देखो क्या करना है, इससे इजी काम नहीं हो सकता तुम्हें। देखो, ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, नहीं लगा रहा है, मुझे बताओ, लगा रहा है। मास कितना दे रखा है, 250 kg। एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ लग रहा होगा। इस फोर्स की बात करते हैं 5000 न्यूटन। तो ये पार्ट क्या है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द वेट लिफ्टर, मुझे बताओ। फोर्स ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, 5000 न्यूटन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ ही है मेरे भाई, कितना है वो, 5 मीटर। यानी यहां से लेकर यहां तक ये 5 मीटर है, यही बात हो रही है। यहाँ से उठाया था इसने, कहीं से यहाँ से उठाया होगा बीच में से। ठीक है, तो 5 मीटर का डिस्टेंस ऊपर है, फोर्स भी ऊपर है। तो आप वर्क डन बाय द वेट लिफ्टर कितना लिखोगे, वर्क डन बाय वेट लिफ्टर, तो वेट लिफ्टर यानी WL, इसका नाम क्या है,
जिसका नाम अविनाश है। तो वेट लिफ्टर का नाम क्या है? अविनाश। तो अपन ऐसा लिखते हैं, वर्क डन बाय अविनाश, ठीक है, या वेट लिफ्टर इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय अविनाश, उसने कितना फोर्स लगाया, मल्टीप्लाई बाय एफ डॉट एस लिखते हो ना आप, एफ डॉट डी एस या एफ डॉट एस जैसे भी लिखना चाहो, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या बन रहा है? 0 डिग्री। cos 0 डिग्री इज 1 गाइस, एवरीबॉडी नोज दिस। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है बेटा? 5000 न्यूटन। एमजी करके मत निकाल लेना, फोर्स कितना है? 5000। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? 5 मीटर। और कोसाइन 0 इज 1, तो 5 5 25,000 जूल। तो इस 25,000 को आप 25 किलो जूल लिख सकते हो ना, ये तो आपका जूल में था, किलो जूल है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो किलो जूल हो जाएगा, तो 25 किलो जूल, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया आपका। दूसरा पार्ट आपका क्या बोल रहा है? व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब मैं व्हाइट से ले लेता हूँ, ये येलो ले लेता हूँ। इस मास पे जो mg लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, येलो से लिख रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, mg नीचे है, तो काम हो जाएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी यानी mg इज, mg की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखा ना, तो आप लिखोगे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितना है बच्चा? mg मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट एंड कोसाइन ऑफ द एंगल, इधर ये छुप जाएगा, मैं आ गया होगा ना इधर बीच में, फिर येलो येलो हो जाएगा पूरा। mg मल्टीप्लाई बाय द s एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन mg एंड s। तो दोनों उल्टी डायरेक्शन में ना, अपोजिट डायरेक्शन में, cos पाई -1 होता है, सबको पता है, तो माइनस mg इंटू s। तो सॉल्व करो इसको, कितना आएगा? माइनस m कितना है बच्चों? पीछे कर लेंगे सॉल्व, एक सेकंड, इधर ही कर लेते हैं, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं ना, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, रुको, कहाँ है कुछ, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। cos पाई इज -1, तो इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा? पीछे सॉल्व कर देता हूँ। तो वर्क डन बाय mg इज गिवन बाय, दिस इज mg इंटू एस इंटू -1, सो दिस इज माइनस mg इंटू एस। मास कितना है बच्चों वहां पे? 250 kg इंटू एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5। तो ये हो गया 25 5 125 और 00 जूल। और ये बेचारा नेगेटिव में आ रहा है, किस में आ रहा है? नेगेटिव में, ठीक है। तो दिस इज नेगेटिव, तो आप इसको लिख सकते हो -12.5 किलो जूल, लिख सकते हो ना। तो ये आपका बी पार्ट है। और सी पार्ट क्या है? आपको नेट वर्क डन निकालना है। व्हाट इज द नेट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब नीचे से ऊपर लेके गए और ऊपर से वापस नीचे लेके आए, नीचे से ऊपर लेके गए ए से बी और बी से वापस ए पे आए, तो नेट वर्क डन कितना होगा? अब देखो समझो, यहाँ पे नेट वर्क डन कितना होगा, देखो समझो, डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय अविनाश प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो अविनाश की वजह से वर्क डन कितना था? 25 किलो जूल था ना, 25.5 थोड़ी था, 25 किलो जूल प्लस नेट ग्रेविटी की वजह से कितना है? -12.5 किलो जूल। यानी वो बोल रहा है कि कितना वर्क डन लगा, तो कितना आंसर हुआ? 12.5 किलो जूल। सिंपल सी बात है, अगर ऊपर से नीचे mg लग रहा है तो नॉर्मल सी बात है ना, ये वाला फोर्स जो आपने लगाया अविनाश ने, ये mg से ज्यादा होना चाहिए। वर्क डन बाय फोर्स अप्लाइड बाय अविनाश शुड बी ग्रेटर देन फोर्स अप्लाइड, नहीं, जो mg की वजह से फोर्स लग रहा है ऑटोमेटिकली उससे ज्यादा होना चाहिए, तभी तो लिफ्ट होगा ना, नहीं तो लिफ्ट ही नहीं होगा भाई। जितना फोर्स आप लगा रहे हो वो mg से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो वेट लिफ्ट होगा ऊपर की तरफ। वर्क डन बाय अविनाश इज 25 किलो जूल, वर्क डन बाय mg इज -mg इंटू एस, दैट इज -12.5। तो नेट वर्क डन क्या हो गया? 12.5 किलो जूल। वो बोल रहा है कि नेट वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट कितना हुआ? 12.5 किलो जूल। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? समझ में आया? चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इंक्लाइंड का, इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज इक्वल टू 1 kg स्लाइडिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ ऊपर से नीचे, दिस इज पोजीशन नंबर ए एंड दिस इज पोजीशन नंबर बी। आराम से क्वेश्चन को समझना, ठीक है ना। देखिए ए से बी पोजीशन है और ये इंक्लाइन कर रहा है, ए से बी पोजीशन है और ये इंक्लाइन कर रहा है, एक मास है ऊपर से नीचे जा रहा है, देखो ध्यान से देखो, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। तो क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, ध्यान से देखना,
is sliding from top to bottom in the frictionless inclined plane at an inclination theta is equals to 30 डिग्री। फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या है? स्मूथ सरफेस, म्यू नहीं है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं दे रखा है। एंड द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज 10 मीटर। तो ये डिस्प्लेस कितना हो रहा है? 10 मीटर। ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो 10 मीटर गिर रहा है इंक्लाइंड का। कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। नॉर्मल देखो ऐसे होता है, ग्रेविटेशनल एमजी नीचे होता है। इस एमजी के इस डायग्राम में देखो ऑलरेडी कंपोनेंट टूटे हुए, नहीं तो आप भी तोड़ के बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ग्रेविटी की वजह से निकालना और एक नॉर्मल की वजह से आपको कैलकुलेट करना है कि वर्क डन कितना होगा। बहुत सिंपल सा है ना। तो फोर्स क्या है इंक्लाइन प्लेन का? डिस्प्लेसमेंट के अक्रॉस, डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग mg sin थीटा है ना। देखो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉप है, ये बॉटम है, ऊपर से नीचे जाना है। मैं आपके लिए वापस बनाता हूँ, देखो आप समझना। अच्छी कोई देखो, नॉर्मल तो आपको पता ही है ना कहाँ होता है। उसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ये पोजीशन नंबर ए है आपकी, ये पोजीशन नंबर बी है, इनिशियल फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये आपका ब्लॉक है, ये यहां से स्लाइड कर रहा है, यानी पहले कभी ब्लॉक यहां पर होगा, फिर स्लाइड करते करते यहां आ गया, फिर स्लाइड करते करते यहां चला जाएगा, ठीक है। बीच वाला ब्लॉक अच्छे से बना लेते हो। एक्चुअली इजेड राइट पे पढ़ाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बन जाता है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है? ये मास है, इस ब्लॉक का कुछ ना कुछ मास होगा। नॉर्मल सी बात है, आपको भी पता है कि mg सर यही लगेगा, mg तो नीचे लगेगा, ठीक है। ये कितना एंगल बना रहा है? थीटा। इस mg के दो कंपोनेंट हो गए, एक कॉस थीटा एक साइन थीटा। तो अगर मान लो ये mg है और यहाँ से एक कंपोनेंट, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसका एक कंपोनेंट है mg cos थीटा, इसको तोड़ोगे ना दो भाग में mg को, एक mg cos थीटा है, mg sin थीटा। तो mg sin थीटा इस डायरेक्शन में और mg cos थीटा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। और सबको पता है नॉर्मल कहाँ होता है? अरे ऐसे है ना, तो ये मास ऐसे इंक्लाइन कर रहा है तो नॉर्मल ऐसे होगा ना, ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा, सबको मालूम है। मतलब mg cos थीटा के जस्ट एग्जैक्ट अपोजिट साइन में ये नॉर्मल, ठीक है। क्लियर है? अब मुझे बताओ, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो सेम ही रहेगा एंटायर मोशन में? यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg स्लाइडिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल इंक्लिनेशन एंगल थीटा डिग्री एंड लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज 10 मीटर एज शोन इन द फिगर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ, फोर्स एक्टिंग ऑन मास इज सेम यहां से लेकर यहां तक, इस फोर्स इस मास पे, जब ये मास यहाँ है तो भी mg सेम ही है, ये मास अगर यहाँ आ गया तो भी mg सेम ही है। तो पूरे एंटायर मोशन के लिए इस मास पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg, वो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो मैंने कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, यहाँ पे mg, यहाँ पर अगर ये थीटा एंगल है तो ये कॉस का कंपोनेंट हो गया, ये साइन का कंपोनेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट मेरा ऊपर से नीचे है, ये रहा मेरा ऊपर से नीचे डिस्प्लेसमेंट है s, कितना है? 10 मीटर। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और मेरा mg साइन थीटा का डायरेक्शन सेम है या नहीं है? अरे mg साइन थीटा का डायरेक्शन सेम है या नहीं है? हाँ। तो mg साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय s में कर दूंगा, तो क्या मेरा वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा mg की वजह से? और वर्क डन बाय नॉर्मल तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जिस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है, उनका एंगल क्या है? 90 डिग्री। देखो नॉर्मल ये रहा और आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना, तो दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है। तो वर्क डन बाय नॉर्मल तो डायरेक्टली जीरो हो गया, क्योंकि नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है? 90 डिग्री। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से दो कंपोनेंट, एक mg cos थीटा एक mg sin थीटा, एक mg cos थीटा है और एक mg sin थीटा है। तो mg sin थीटा जो है डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग है, तो उसका जो एंगल है वो 0 डिग्री आ रहा है, वो आपको वर्क डन दे देगा। mg cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा, तो mg cos थीटा कुछ नहीं देगा, सिर्फ mg sin थीटा ही देगा। और नॉर्मल का वर्क डन निकालोगे तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो वर्क डन नॉर्मल का क्या हो जाएगा? 0। इज इट क्लियर? तो फोर्स एक्टिंग ऑन द मास along the inclined plane is equals to mg sin थीटा। ये आपका इंक्लाइन प्लेन है और ये बेसिकली स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शनलेस। नहीं तो अगर म्यू होता तो अभी मैं काइनेटिक फ्रिक्शन भी लेता उल्टी डायरेक्शन में एफ के, ठीक है। चलिए, तो एलिवेटर प्रॉब्लम्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे डिस्कस, ठीक है। चलिए, तो अब देखो समझो, ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय mg ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है।
आप डायरेक्टली लिखना चालू करेंगे, अब आप बड़े हो गए। मुझे बताओ ग्रेविटी का कंपोनेंट क्या है फोर्स का, mg sin थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, s। और mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे cos ऑफ फाई, या ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली cos 0 लिख लीजिए। लिखना है तो लिख लो cos फाई, एंड एवरीबडी नो दैट फाई इज 0 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली लिखोगे एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय एस, एंड यू नो दैट cos 0 इज 1। ठीक है, फाई क्या है यहाँ पर, फाई इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एम जी साइन थीटा एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ही तो है, ये एस क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप ऐसा लिख सकते हो फाई क्या है, एंगल बिटवीन एम जी साइन थीटा का जो कॉम्पोनेंट है एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड दैट इज 0 डिग्री है। तो cos 0 कितना हो गया, 1। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप mg sin थीटा इंटू एस कर देना वहां पे एग्जाम में, इसको सॉल्व कर लो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मास कितना है, 1 किलो का। ग्रेविटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मतलब कितना होता है, हाफ। एक मिनट यार, मास कितना है, 1 kg थोड़ी होगा। हाँ, अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी तो है, सॉरी, हाँ डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10, 100 हो गया ना। हाँ, तो अभी हो गया 100, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, मैं देख रहा था 5 कैसे आंसर आ रहा है, 50 जूल। ठीक है, समझ में आया सबको। तो वर्क डन बाय mg कितना निकालोगे, 50 जूल। इज इट क्लियर टू एवरीबडी। चलिए, वर्क डन बाय नॉर्मल अगर आपसे कोई पूछ ले, वर्क डन बाय नॉर्मल आपसे कोई पूछ ले तो आप इजीली निकाल सकते हो। यहीं पे इसी क्वेश्चन में मैंने सेकंड पार्ट में निकाल देता हूँ। ये नॉर्मल है, आपको मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है ये आपका नॉर्मल है मेरे भाई, और नॉर्मल है और डिस्प्लेसमेंट आपका इसी डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय नॉर्मल अगर आप निकालते हैं तो नॉर्मल की वजह से जो भी फोर्स है और जो मोशन का डायरेक्शन है उनके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, बिकॉज एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एस इज 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री या cos पाई बाई 2 इज 0। तो n इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू s, तो ये है, तो इसका वर्क डन बाय नॉर्मल तो आप डायरेक्टली निकालोगे, दिस इज वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। बात समझ में आ गई सबको। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी कि ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं, बहुत आसानी से हो जाते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो इजीली हो जाते हैं। ठीक है ना। सो लेट्स डू वन न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल और हम लोग कर लेते हैं वेरिएबल फोर्स का ना। देखो वेरिएबल फोर्स मैंने आपको पढ़ाया था, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डीएस इंटीग्रेशन। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो 1 मिनट का क्वेश्चन है, देखते ही कर सकते हो, लेकिन अब देखो समझो। वेरिएबल फोर्स समझ लेना क्या होता है, ये एफ इक्वल टू एक्स आपको दे रखा है, फोर्स है इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम एक्स इक्वल टू 2 टू एक्स इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल करेंगे हम स्प्रिंग फोर्स का, जिसमें फोर्स इक्वल टू के एक्स होता है, वो देखेंगे अभी। देखो आपको फोर्स इक्वल टू 2x दे रखा है, ये क्या है, वेरिएबल फोर्स। मुझे कैसे पता पड़ा ये वेरिएबल फोर्स है, पहले तो मुझे इसलिए पता है ये वेरिएबल फोर्स है क्योंकि जैसे जैसे x 2 से 5 मीटर पे वेरी करेगा, मेरा फोर्स भी वेरी करते जा रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो फोर्स कांस्टेंट नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। ठीक है, इसका वर्क डन कैलकुलेट करना है। पहले जनरल जनरल सिस्टम देख लेते हैं, मेथड नंबर 1। मैंने आपको बोला जब भी वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डीएस, यही था आपकी कहानी। तो आपको फोर्स आपको दे रखा है, डीएस आपको पता है, आप डीएस की जगह यहाँ पे एक्स ले लो क्योंकि यहाँ पे अभी एक्स गिवन है। तो आप चाहे एस ले लो या एक्स ले लो, बात एक ही है। आप इसको एक्स लिख लीजिए, आप डीएस ले लो या डीएक्स ले लो क्योंकि अभी एक्स की रेंज दे रखी है, और एक्स कहाँ से है, 2 से 5। इसको क्या लिखोगे, 2 से 5 एक्स की रेंज है। ठीक है, फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है सिंपल, 2x dx फ्रॉम 2 टू 5। यू नो दैट 2 इज कांस्टेंट, तो 2 को बाहर ले लो, इस 2 को बाहर ले लोगे आप लोग वर्क डन कैलकुलेशन में, इस 2 को बाहर ले लीजिए। इंटीग्रेशन किसका करना है, x dx फ्रॉम 2 टू 5। ठीक है, दो कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, dx के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कहां से कहां तक है बच्चों, 2 से लेकर 5। तो दिस 2 एंड 2 कैंसिल आउट। अब आप एक बार x को 5 रखोगे, एक बार x को 2 रखोगे, तो क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 5 जा 25 माइनस 2 2 जा 4,
एंड 21 जूल इज द राइट आंसर। ये सिंपल सी बात है। एक बात समझ में आती है। मेथड नंबर 1 सिंपल इंटीग्रेट करना है। जो रेंज आपको दे रखी है डिस्प्लेसमेंट की 2 से 5, उसमें मैंने इंटीग्रेट कर दिया, मेरा आंसर आ गया, मेरा 1 मार्क कैलकुलेट हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है। दूसरा मेथड कैलकुलेट करने का क्या है? सेकंड मेथड से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो हाउ टू कैलकुलेट यूजिंग सेकंड मेथड। फोर्स आपको दे रखा है 2x के बराबर है। x कहां से कहां तक है? 2 से लेकर 5 तक। x कहां से लेकर है? 2 से लेकर 5 तक। तो कैसे कैलकुलेट करना है वो देखो, समझ रहा। आपको फोर्स गिवन है 2x। देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता फोर्स इक्वल टू 2x का, तो x को अलग अलग वैल्यू रखता। x कहां से कहां तक है? ऐसे तो x कहीं भी हो सकता है, लेकिन 2 से 5 मेरी रेंज है। तो अगर x को मैं 2 ले लूं तो मेरा फोर्स कितना आएगा? 2 2 4। और x को अगर मैं 5 ले लूं बच्चों, तो फोर्स कितना आएगा? 5 2 10। तो अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं, सिंपल सा ग्राफ है, देखो एरिया वाला कंसेप्ट बताया था मैंने आपको, और मैंने कहा था अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपको मिल जाए तो आप डायरेक्टली सिर्फ एरिया निकालना, आपका काम हो जाएगा। ये आपका 2 है, ये आपका 5 है। ठीक है। व्हेन s की वैल्यू जब 2 है, इसको x, इसको ना s मत लिखो, x लिख लो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? x के बराबर। तो 2 पे आपका फोर्स कितना है? 4। और 5 पे कितना है? 10। तो आपने यहाँ पे कहीं 10 ले लिया। ठीक है। अब मानना तो पड़ता ही है 10 है। तो ये आपका ग्राफ हुआ नहीं हुआ? ये आपका ग्राफ हो गया। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं 2 से 5 के बीच में एरिया कैलकुलेट कर लूं, इस 2 से 5 के बीच में एरिया कैलकुलेट कर लूं, तो मेरा वर्क डन निकलेगा ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बीच में एरिया कैलकुलेट कर लूं तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो अगर मुझे इसके बीच में एरिया कैलकुलेट करना है, तो एक तो ये ट्रायंगल वाला एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, और दूसरा ये जो रेक्टेंगल है नीचे वाला, ये भी एरिया में आएगा ना। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो वर्क डन फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस। कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेकर 5 तक। तो बेसिकली क्या है ये? दिस इज एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व। आप एस लिख लो या एक्स लिख लो, एक ही बात है ना, मैं पहले भी बोला। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। ये कितना डिस्टेंस है? 5 - 2 इज 3। ये कितना है बेटा? 4। तो आप इसका एरिया निकालो रेक्टेंगल का, और ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। ये 10 - 4 कितना होता है बेटा? यहाँ पे 6। बेस कितना है? 3। तो रेक्टेंगल का एरिया दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो टोटल वर्क डन क्या होगा? एरिया निकाल लो। एरिया निकालोगे तो वर्क डन हो जाएगा। तो एरिया क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी डी, जो भी आप नाम दे, ये बेसिकली आपका टोटल वर्क डन हो जाएगा। ठीक है। इसको नाम दे देते हैं अपन ए बी सी डी। तो ये तो आपका रेक्टेंगल हो गया ए बी सी डी। देखो अब आप बच्चे नहीं हो जो ऐसे लिखोगे ए बी सी डी। और ट्रायंगल क्या है? ए बी ई, इसको ई नाम ले लो। तो ट्रायंगल हो गया आपका ए बी ई। तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 4 और ये 3, प्लस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका कितना है? ये रहा, एक तो 3 और ये 6। तो 6 इंटू मतलब 10 - 4 इज 6 इंटू 3। ठीक है। तो ये 4 3 जा 12 प्लस ये 6 3 जा 18 और डिवाइड बाई 2 इज 9। तो 12 + 9 इज 21 जूल एंड दिस इज द वर्क डन। तो मैंने आपको बोला ना, जब भी वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आप एरिया निकाल लीजिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व के बीच का अगर आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन आपका कैलकुलेट हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी नाउ कि वेरिएबल हो तो वर्क डन आपको कैसे कैलकुलेट करना है। आप चाहे तो इंटीग्रेशन से कर लो। ये दूसरा मेथड था जिसमें आपने एरिया से वर्क डन कैलकुलेशन करी है। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, चलिए। तो एक चीज है, क्विक रिवीजन में आपको करा देता हूं। मैंने आपको बोला पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन। तो मैं उसके लिए आपको एक अलग से थ्योरी पॉइंट लिखा देता हूं, आपको याद रहेगा। जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस, है ना। देखो ये कुछ बच्चे हैं सोच रहे हैं कि रिवीजन करा दो, रिवीजन करा दो, सोच रहे हैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वर्क डन क्या होता है। तो उस बारे में देख लेते हैं 2 मिनट से। अगर पॉजिटिव, पहला केस देख लो, समझ लो आप ध्यान से। आपको सब पता ही है, बस होता क्या है कि थोड़ा सा देखो, सिंपल सा है। ये मास एम है, ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपका फोर्स इस डायरेक्शन में हो, है ना, और मान लीजिए आपका फोर्स इस डायरेक्शन में है, ये सेंटर पॉइंट ले लेते हैं ना। आपका फोर्स इस डायरेक्शन में है और आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है, और फोर्स इस डायरेक्शन में।
तो कुछ एंगल थीटा बना रहा है, तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल है या नहीं है, अरे एक्यूट एंगल है, वर्क डन पॉजिटिव होगा, तो आप वर्क डन यहाँ पे क्या बोलते थे, वर्क डन यहाँ पे क्या बोलते थे, इसको मान लो W1, वर्क डन इज एफ एस एंड कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा, एंड ऑब्वियसली ये जो आंसर होगा ये पॉजिटिव ही होगा, और कॉस थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी है ना, तो ये आंसर जो है एफ एस से कम ही आएगा। ये तो बात समझ में आती है आपको, ये आंसर थोड़ा एफ एस से कम ही आएगा, क्लियर है, ठीक है। हाँ, क्योंकि कॉस थीटा जैसे ही पुट करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, है ना, 0, हाफ, 1, 1/√2, तो आंसर एफ एस से कम ही आएगा। अगर एंगल 0 डिग्री होता उससे कम ही आता। सेकेंड केस आपका क्या है कि मान लीजिए, सेकेंड केस आपका यह है कि अगर ये ऐसे होता और आपका फोर्स सिंपल ऐसा था, है ना, और मान लीजिए आपका फोर्स 90 डिग्री होता, 90 डिग्री होता। मैं आपको एक और कॉम्पोनेंट अभी बता दूंगा, मैंने कहा था ना पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आप एफ एस कॉस थीटा लिखते हो तो आप उसको लिखते हो एफ कॉस थीटा इंटू एस। अभी मैं आपको एक और केस बता दूंगा जिसके अंदर आपको लिखना है एफ इंटू एस कॉस थीटा, वो कैसे होता है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है आपका, सेंटर में ले लेते हैं इसको ना, मान लो ये आपका फोर्स है यहाँ से और ये डिस्प्लेसमेंट है एस, तो फोर्स का कंपोनेंट आपका ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट है, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब एंगल 90 डिग्री है मेरे भाई, तो इसको वर्क डन लिख लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस ऑफ 90 डिग्री एंड द आंसर इज 0। तो नॉर्मल सी बात है, W1 अभी W2 से तो ज़्यादा है ही। तीसरा केस आपका क्या हो सकता है मेरे भाई, थर्ड केस आपका क्या हो सकता है कि आपने एक फोर्स लिया, नेगेटिव वर्क डन किसे कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो है इस डायरेक्शन में और फोर्स मैं उल्टी डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट मेरा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और फोर्स मैंने यहाँ लगा दिया ऐसे, यानी ऑब्ट्यूस एंगल बना लिया, तो भी गड़बड़ हो जाता है। तो होता क्या है, मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और आपने फोर्स यहाँ पे लगा लिया, आपने फोर्स यहाँ पे लगा रखा है, जाना मुझे इधर है और मैं जा इधर रहा हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल है थीटा, पर ये ऑब्ट्यूस एंगल है ना, 90 प्लस थीटा कुछ ज्यादा हो गया, और 90 प्लस थीटा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा नेगेटिव ही आएगा। तो अगर आप W3 यहाँ से निकालते तो आप लिखते हैं एफ इंटू एस, और जो भी एंगल होता ये कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा तो होता ही, क्योंकि 90 तो यहीं आ जाता, तो ये ऑब्ट्यूज होता ना एंगल, तो ये नेगेटिव आता आंसर, इसका वर्क डन क्या आता, नेगेटिव। तो अगर वर्क डन नेगेटिव आ रहा है तो सबसे कम W3 की वैल्यू होगी। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर्स में इनको लगाते 1 2 3 4 4 केसेस को, तो कैसे होता। चौथा केस आपका क्या है बच्चों, मान लो सिंपल, अगर सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स है और सेम डायरेक्शन में ही आपका डिस्प्लेसमेंट है, 4 ही केस हो सकते हैं। तो इसी डायरेक्शन में मान लो आपका फोर्स है और इसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो आप चौथे वाले के लिए वर्क डन क्या लिखोगे, एफ इंटू एस, और दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री, तो कॉस 0 तो 1 होता है, तो आंसर हो गया एफ एस। तो जब भी मैंने कहा कि आपका W4 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आपका W1 उससे कम होगा, उसके बाद आपका W2 उससे कम होगा, और W3 सबसे कम होगा। अगर मैं इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाता, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में लगाता, तो आपको समझना पड़ेगा W4 सबसे ज्यादा होता, उसके बाद में W1 होता, उसके बाद में W2 होता, और उसके बाद में W3 होता, क्योंकि ये तो नेगेटिव है। ये मैंने इनको कैसे लगाया, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। वैसे तो एरो देख के आप समझ ही गए होगे, मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। तो इस तरीके के कुछ 4 वर्क डन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी नो। ठीक है, एक बात और कर लेते हैं। देखो, मैंने आपसे बोला कि आप व्यू पॉइंट है, देखो पहला व्यू पॉइंट तो आपका क्या था इसके अंदर समझना, जब आप लिखते थे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो उसका एक और व्यू पॉइंट हो सकता है। सेकंड व्यू पॉइंट जो था वो बता देता हूँ। आप अभी क्या लिख रहे थे, एफ कॉस थीटा दैट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एस, है ना। देखो दूसरा व्यू पॉइंट इसका क्या हो सकता है, हाँ मैं वापस बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो दूसरा व्यू पॉइंट ये हो सकता है कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में आपका फोर्स है फॉर एग्जाम्पल, और डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन, मान लीजिए ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये इस डायरेक्शन, और जब डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो मान लो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ले लूं, ठीक है, और ये एंगल थीटा बना रहा है, तो अगर मैं इसको तोड़ूं, इस एस के 2 पार्ट करूं, एस कॉस थीटा, एस साइन थीटा, तो ये तो आप समझते ही होंगे कि अगर ये एस कॉस थीटा हो गया, ये वाला, ये इसके पैरेलल है, यहां भी तो बनेगा। तो अगर इस कंपोनेंट का, इस एस का एक कंपोनेंट है एस कॉस थीटा और एक कंपोनेंट हो गया एस साइन थीटा,
तो ऐसे यहाँ भी बन जाएगा ना एक तरीके से, ये एस साइन थीटा है और ये एस कॉस थीटा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया तो अगर आप देखो फोर्स के डायरेक्शन में एस का कंपोनेंट है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग एफ। पहले जब आप वर्क डन लिखते थे तो आप लिखते थे एफ कॉस थीटा इंटू एस, ऐसे लिखते थे भाई। आप जो लिखते हो वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, इसको दो तरीके से लिख सकते हो। एक तरीका तो यह है कि वर्क डन को आप लिखो, और दूसरा ऐसा लिख सकते हो एफ मल्टीप्लाई बाय एस कॉस थीटा। तो ये मैं आपको सेकंड वाला जो व्यू पॉइंट है वो समझा रहा हूं कि दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग एफ, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग एफ। तो ऐसा भी व्यू पॉइंट हो सकता है ना, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग एफ। ये तो cos थीटा बनाओगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin थीटा बनाओगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो सबको पता ही होता है ना। तो ये एस sin थीटा, ये एस cos थीटा, इस तरीके से बन जाएगा। ये थीटा एंगल बना ही रहा है। तो अगर कोई बोले यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट करो तो sin थीटा और फोर्स के एस sin थीटा और फोर्स का तो डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल 0 डिग्री हो जाएगा, और इस फोर्स और इस एस cos थीटा के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर कोई आपसे बोले वर्क डन निकालो और मैं अलग अलग पाथ कर दूं ए बी और सी, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 बोल दूं, मान लो मेरे को यहां से लेकर यहां तक जाना है, डिस्प्लेसमेंट तो मेरा इस पोजीशन नंबर ए से पोजीशन नंबर बी है ना डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मान लो ये बीच में एक पॉइंट होता सी, तो अगर कोई बोले वर्क डन कैलकुलेट करो तो मैं क्या बोलूंगा, वर्क डन ड्यू टू पाथ 1। अगर आप ऐसा करना चाहो तो पाथ 1 क्या है आपका, ये ए सी वाला पाथ, प्लस वर्क डन मुझे कैलकुलेट करना है पाथ 2 में, पार्ट 2 क्या है मेरा सी बी, भाई ए से लेकर बी जाना है ना मुझे। तो एस कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग एफ। तो वर्क डन बाय पाथ 1 एसी, एसी के लिए अगर आप देखो तो आपका फोर्स क्या है, एस कॉस थीटा, और उस समय फोर्स कितना है एफ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, एंड कोसाइन ऑफ द एंगल है 0 डिग्री, तो आप लिख दोगे कॉस 0 डिग्री, प्लस वर्क डन बाय सीबी, सीबी के लिए आपका फोर्स कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस साइन थीटा। तो फोर्स तो है एफ और एस साइन थीटा ये रहा, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 0 डिग्री, 90 डिग्री। तो cos पाई बाई 2 तो सबको पता है 0 डिग्री होता है। तो ये वाला पूरा का पूरा कंसेप्ट जो ये वाला cos 9 पाई बाई 2 तो 0 हो जाएगा, cos 0 सबको पता है 1 होता है। तो आंसर आपका वर्क डन एंड में क्या आया, s cos थीटा इंटू एफ, ये आ रहा है ना। तो दिस इज s cos थीटा इज द कॉम्पोनेंट ऑफ s अलोंग एफ, या एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर की तरफ, है ना। तो सबको समझ में आया ये क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स जिसको बोलते हैं ना। इज इट क्लियर। तो ये दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मैंने आपको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता ही दिया है। सो and that's bring us to the end of the today's session on calculation of work done. So we explored the true meaning of work in physics, and so how it's more than just effort, it's about force, displacement, and the angle between them. So from pushing a box to moving a cart with brakes and free falling ball, a sliding ball on an incline, we have covered it all through examples that connect theory to real world motion. So if you have understood today's concepts, you are already on a way to mastering many of the problems you appear in JEE Main and Advanced. But remember, understanding is step 1. Practice is what make it exam ready. In the next class, we'll take this further and look at power and energy problems, including the work energy theorem and some really cool problem solving techniques. Make sure you don't miss it. So if you found this session helpful, give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe to the channel for more IIT JEE focused physics lesson. Thank you so much. Good day guys. मिलते हैं.